तनीषा ये कभी नहीं कहेगी कि उसकी टीम घटिया नहीं थी, और कोई और कहता तो भी शायद उसे ये बर्दाश्त हो जाता, पर समीर, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की। तनीषा ने आखिर के 2 महीनों की लिस्ट निकाल दी थी समीर के सामने, और समीर हक्का बक्का रह गया था। समीर को तब भी समझ आया कि आखिर उसकी टीम इतनी घटिया है। वो सिन्हा परिवार की टीम तक से नहीं जीते थे, पर तनीषा को ये सब कहने की क्या जरूरत थी। ये समीर के लिए बहुत बड़ी बात थी, जिससे उसे ठेस पहुंची थी। तनीषा के गुस्से को देखकर ऐसा लगा था जैसे आज वो उसे बहुत बेइज्जत करने वाली है। समीर ने कहा, देखिए भाभी, मेरी बात सुनिए, मेरी टीम हारी क्योंकि उस दिन मैं नहीं था रेस में। तनीषा ये सुनकर चौंक जाती है। उसके पास अब सच में समीर की बात सुनने का वक्त नहीं था। वो जल्दी से दूसरे कमरे में जाती है और जी को फोन लगाती है। तनीषा जी से भी वही सवाल करती है। ZH1 देश की बहुत ही अच्छी टीम में से एक थी, इसीलिए उसने सोचा कि अगर वो किसी को जानता होगा। पहले जी भी जवाब दे रहा था उसके सवाल का, पर फिर उसे समझ आया कि उसे रेसर सिन्हा परिवार की टीम के लिए चाहिए, और वही बात जी ने भी बोली जो समीर ने कहा, अगर स्किल्स को हटा भी दे तो कोई सिन्हा परिवार की टीम के साथ नहीं रहेगा, वरना उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। जी की बात भी सही ही थी। एक अच्छा रेसर आखिर क्यों ही उस टीम में जाएगा। उनके रेसर्स बहुत ही घटिया थे। तनीषा ने रेसिंग इंडस्ट्री पर बहुत रिसर्च करना शुरू कर दिया और देखने लगी कि कोई पुराना रिटायर्ड रेसर भी हो जो कि इसमें मदद कर सके। घंटों बाद उसे कुछ एड्रेस तो मिलते हैं, पर कोई अच्छी जानकारी उस पर तनीषा को नहीं मिल पाती है। तनीषा ने किस्मत आजमाने की सोची और फिर कुछ टीम से बात करने की सोची। येवा वाले डिनर से पहले वक्त था उसके पास, तो शायद वो कुछ कर सके, पर तनीषा के पास ऐसा कुछ होना भी चाहिए अगर उसने खुद रेसर को अपनी टीम में लेने का सोचा तो। बड़ी बड़ी टीम बहुत पैसे देती थी, जो कि इस देश में नहीं हो सकता था। जो भी हिस्सा लेते हैं 3rd लेवल की कंपटीशन में लेते हैं, और तनीषा उन्हें क्या दे सकती है जो कोई नहीं दे सकता। तनीषा के पास कॉन्फिडेंस था और तजुर्बा था, जिससे वो अच्छे से रेस के लिए तैयार कर सकती थी, पर ये काफी नहीं था। उसे अपने नाना की टीम को आगे तक लेकर जाना था, पर कोई ज्वाइन कर ले तो। अगर ऐसा ही चलता रहा और उसकी पुरानी टीम से ही रेस में जाती रही तो कोई शक नहीं कि वो लोग जल्दी निकल जाएंगे। दोपहर में तनीषा D1 के ऑफिस जाती है। अब D1 देश की एक और बहुत अच्छी टीम है और उसका नाम ZH1 से ज्यादा है। तनीषा ने देखा कि वहाँ बहुत सारे रेसर थे जो कि अच्छे थे, वो D1 में थे, और बहुत रेसर जो कि जवान थे पर किसी वजह से रेसिंग छोड़ दी थी उन्होंने, वो भी वहाँ थे ताकि कोच बन सके। तनीषा ने उन नौजवान रेसर से मिलने की कोशिश की और उन्हें मनाने की भी कोशिश की कि वो सिन्हा परिवार की टीम ज्वाइन कर ले, पर सब जानते थे उसके बारे में, तो तनीषा का कोई भी दाव नहीं चला और सबके सब मना कर दिए। आखिर में तनीषा थक कर घर चली जाती है। भले ही उसे आज सबने रिजेक्ट कर दिया, पर उसने हार नहीं मानी थी। उसे कहीं न कहीं पता था कि बात नहीं बनने वाली, और सबसे बुरी बात जो थी कम चलने वाली रेसिंग टीम की, वो थे पैसों की दिक्कत। पर तनीषा ज्यादा पैसे नहीं दे सकती। अगर उसने सबको बताया होता कि वो येवा है तो सब खुशी खुशी उसकी मदद करते, नहीं सिर्फ रेस के साथ बल्कि पैसों के साथ भी। तनीषा हार नहीं मानती है और दूसरे दिन भी किसी और टीम से मिलती है, पर कुछ नहीं होता। सबको अब उस पर तरस आने लगा था क्योंकि उन्हें लगा कि वो पागल है। तनीषा ने सोचा कि उसे अपना तरीका बदलना चाहिए। अब उसने कुछ नई टीम पर कोशिश करने की सोची। वो एक रेसिंग कंपनी के हेडक्वार्टर जाती है, पर कुछ नहीं होता। वो लोग उसे अंदर तक नहीं जाने देते। तनीषा बाहर निकलती है और वापस ही जा रही होती है कि तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो कि गुमसुम बैठा था। तनीषा उसके पास गई और तभी उसने तनीषा से पूछा, क्या आप यहाँ काम करते हैं? तनीषा ने कहा, नहीं, तो आप भी जॉब के लिए आई हैं? उस लड़के ने तनीषा से पूछा। तनीषा ने कहा, जॉब? उस लड़के ने कहा, हाँ, मैं यहाँ जॉब के लिए आया था। तनीषा ने पूछा, किस जॉब के लिए? रेसर। उस लड़के ने कहा। उस लड़के को रेसर बनना था, पर उन्होंने लिया नहीं। उसके हाव भाव से तनीषा समझ गई थी कि उन्हें इसमें रेसर बनने वाली कोई बात नहीं दिखी होगी। भले ही ये कंपनी छोटी है, पर बहुत प्रोफेशनल है और ये लोग ऐसे ही नहीं रख लेते। एक बहुत ही नॉर्मल सी कंपनी भी इस बच्चे को नहीं ले रही है, तब यही होगा कि उसने कोई कंपटीशन खत्म नहीं की होगी और रेसिंग इंडस्ट्री को नहीं जानता होगा, और इस कंपनी के रेसर काफी अच्छे थे। तनीषा ने उससे पूछा, क्या तुमने पहले कभी कोई रेस पूरी की है? उस लड़के ने कहा, हाँ, पर वो फ्रेंडली रेस रही है और हम लोग बस रेस फैंस थे तो रेसिंग सीख रहे थे। तनीषा को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। ये सब तो कंपटीशन ही नहीं है। उस लड़के ने तनीषा को देखा और पूछा, क्या आप यहाँ पर काम मांगने आई हैं? नहीं, मैं रेसर हायर करने आई हूँ, तनीषा ने कहा। तनीषा की ये बात सुनकर उस लड़के की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या आप हायर करती हैं यहाँ सबको? नहीं, मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, मेरी अपनी एक अलग टीम है, तनीषा ने कहा। दूसरी टीम? कौन सी टीम? उस लड़के ने तनीषा से पूछा। तनीषा नहीं समझी कि उसे सिन्हा परिवार के बारे में कहना चाहिए या नहीं,
इसलिए उसने उस सवाल को अनदेखा करने के लिए उस लड़के से कहा, अपना रिज्यूमे दिखाना। हाँ बिल्कुल, उस लड़के ने कहा और तनीषा को खुद का रिज्यूम दिया। उसका नाम अमन था। उसने अभी अभी ग्रेजुएशन किया था और पार्ट टाइम रेसर था, पर वो सिर्फ एक स्टूडेंट था, जिस वजह से उसके पास अच्छे सामान नहीं थे और बहुत ही बच्चों वाले रेस किए थे उसने अपने रिज्यूमे में लिखा था कि उसे रेस और उसकी तरीकों को लेकर क्या समझ है, पर इस कंपनी के लिए वो कम था, कहा जाए तो न के बराबर। तनीषा ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें रखा जाए इस कंपनी में तो तुम्हें शुरू से शुरू करना होगा, अपने आप को साबित करना होगा, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर लोग मानते हैं। अमन ने तनीषा से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? तनीषा ने कहा, एक छोटी टीम ज्वाइन करो, अपनी रेपुटेशन बनाओ और जब तुम उस काबिल हो जाओगे अच्छी टीम तुम्हें खुद बुलाएगी। एक छोटी टीम? अमन ने कहा, पर मुझे कोई छोटी टीम में भी नहीं जाना है और बात पैसों की नहीं है, मैं छोटी टीम से क्या ही सीख पाऊंगा। तो इसे सीखना है, तनीषा सोचती है। तुम्हें पैसों की फिक्र नहीं है, बस तुम्हें सीखना है? तनीषा ने उस लड़के से पूछा। हाँ, पैसे उतने मायने नहीं रखते, मुझे बस सीखना है। अमन ने तनीषा से कहा, बहुत अच्छे, हमारी टीम में तुम जैसे लोगों के लिए ही जगह है, जो खुद पर सबसे ज्यादा ध्यान दे और पैसों पर नहीं। और तुम्हारी तो जिंदगी अभी शुरू ही हुई है, तुम्हें खुद को सिखाने पर ध्यान देना चाहिए, तनीषा ने कहा। हाँ, अमन ने बोला, तो तुम मेरी टीम ज्वाइन करोगे? तनीषा ने पूछा। आपकी टीम कौन सी है? अमन ने तनीषा से कहा, मेरी टीम अभी बहुत चीजों से गुजर रही है और हम लोग अभी नए लोग ढूंढ रहे हैं। सिन्हा परिवार का नाम सुना है तुमने? रेसिंग टीम में? तनीषा ने अमन से पूछा। नहीं, मैंने कभी नहीं सुना, तनीषा ने अमन से कहा। तनीषा कुछ नहीं कह पाई। उसे लगा ही था कि उनके जैसे टीम को सब अनदेखा ही करते हैं और उस वजह से वो लोग कभी भी बहुत बड़े कंपटीशन में नहीं जा पाते। और सबसे बुरी बात तो ये है कि उन्होंने ऐसा कोई कंपटीशन भी नहीं जीता था जिससे लोग उन्हें जाने। उसने अमन की तरफ देखा और कहा, देखो, मुझे पता है कि हमारी टीम उस टीम की जगह नहीं है जिसमें तुम जाना चाहते हो, उसके बराबर भी नहीं है, पर अगर तुम हमें ज्वाइन करोगे तो बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर अमन को पैसा, फेम या कुछ ऐसा चाहिए होता तो तनीषा उसे नहीं दे सकती, पर उसे बहुत कुछ सिखा सकती है। मैंने तुम्हारा रिज्यूमे पढ़ा, मुझे बहुत कुछ कहना है तुमको देखकर। अभी तुम्हें सीखने की जरूरत है, तुम्हें कुछ टेस्ट देने पड़ेंगे और अगर तुम उन चीजों को अच्छे से नहीं कर पाए तो तुम्हें वो भी नहीं लेंगे। वो बिना अमन की बात सुने कहने लगी, हाँ, अगर पास हो गए तो हमें ज्वाइन कर सकते हो और मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा और तुम्हें नहीं पसंद आया तो छोड़ देना, कोई रुकेगा नहीं तुम्हें। अमन तनीषा की तरफ देखता है और उसे भी पता था कि तनीषा सच कह रही है। उसे ये बात ZH1 ने भी कहा था। अमन को कोई छोटी टीम ज्वाइन करनी होगी पर उसके पास कोई और चारा भी नहीं था और उसे भरोसा था कि नई और छोटी टीम भी उसे कुछ नहीं सिखा सकती है। इसीलिए उसने कहा, मैं कोई नया नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी छोटी टीम में जाना चाहूंगा, आप लोग कुछ नया नहीं सिखा पाओगे मुझे। तनीषा ने अमन से कहा, अगर मुझे लगा होता कि तुम नए हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं बोलती। ये नहीं मायने रखता कि तुम कैसे रेसर हो। अगर तुम एक बार कोई कंपटीशन में जाते हो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा तुम्हें कुछ वहाँ सीखने को मिलेगा। तनीषा ने बहुत मेहनत कर ली थी अमन को लेने के लिए। अगर उसने अब कुछ कहा तो वो कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तैयार हूँ ज्वाइन करने के लिए, क्या मैं आपकी टीम देख सकता हूँ? अमन के कहने से तनीषा खुश हो गई और उसने अमन का नंबर लिया और उससे कहा, मैं तुम्हें जल्दी कांटेक्ट करूंगी। तनीषा खुद को किस्मत वाली समझती है कि उसे गलती से कोई रेसर मिल गया, उसके पास अब भी वक्त था तो वो अब आगे बढ़ती है। 1 घंटे बाद तनीषा KTN, जो कि एक बहुत ही अच्छी टीम थी, वहाँ जाती है। KTN के पास पैसों की कमी थी और वो लोग 4 साल से 3rd लेवल कंपटीशन तक नहीं जा पाए थे। तनीषा अंदर जाती है और उसे एक आवाज सुनाई देता है, बाहर निकलो। तनीषा उस आवाज की तरफ मुड़ती है। KTM की यूनिफॉर्म में एक लड़का गुस्से में बाहर आता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ से निकलते वक्त और कोई उसे कहता है, आतिश, तुम्हें निकाला जा रहा है, तुम हमारे ग्रुप के हिस्से में नहीं हो आज से। आतिश ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता भी है मुझे फर्क पड़ता है? जैसा तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद मेरी जगह किसी और को दे दो, फिर ये कहो तुम क्या निकालोगे मुझे ही नहीं रहना है। तनीषा को शायद अब कोई और रेसर भी मिल गया था। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। एक अधेड़ उम्र का आदमी आतिश को देखता है और बोलता है, बेवकूफ। वो आदमी आतिश के मुंह पर दरवाजा बंद करता है। तनीषा ये सब देखकर बहुत चौंक गई थी। तनीषा उस आदमी की तरफ देखती है। उस लड़के के यूनिफॉर्म को देखकर वो समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। वो हंस क्यों रहा था आखिर? तनीषा जैसे उसे देख ही रही थी, वो लड़का भी दूर से उसे देख रहा था। अचानक से वो तनीषा को देखकर चिल्लाता है, तुम रुको रुको, और भागते हुए तनीषा की तरफ जाता है। तनीषा घबरा जाती है। वो भागते हुए आता है और तनीषा से बोलता है, रुको, आप वाणी दीक्षित हो ना? ये तनीषा के मूवी में उसके किरदार का नाम था। हाँ, आप ही हो वाणी दीक्षित। वो तनीषा को देखकर खुश हो गया था। उसका नाम तनीषा कपूर है और वाणी दीक्षित उसका किरदार था।
आप मेरी फेवरेट हो वाणी जी, आतिश ने खुश होते हुए कहा। तनीषा कुछ नहीं कह पाती और आतिश आगे बोलता है, मैंने अभी तक 5 बार आपकी मूवी देख ली है। आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है उसमें और आप बहुत ही अच्छी थी उसमें। तनीषा एक सेकंड के लिए चुप थी, फिर उसने कहा, हेलो, मेरा नाम तनीषा कपूर है। आतिश को बुरा लगा। उसने बार बार तनीषा के किरदार के नाम के लिए उसे बुलाया। मैं सच में माफी चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी इसलिए उसी नाम से बार बार बुला रहा था। तनीषा ने कहा, मैं समझ सकती हूँ। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके भी फैंस होंगे या कोई उसे पहचानेगा भी, या वो सच में फेमस हो गई है। तनीषा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप अंदर जा रही हैं क्या? और क्या आपको KTN में दिलचस्पी है? मैंने सुना है कि एक मूवी आ रही है यीवा पर, और इससे पहले काफी लोग आए हैं, सेलिब्रिटीज, मेरा मतलब देखने के लिए। आतिश ने तनीषा से कहा। तनीषा ने आतिश से पूछा, क्या आप KTN के सदस्य हो? आतिश ने हंसते हुए कहा, हाँ, 1 घंटे पहले था, अब नहीं। तनीषा को नहीं पता था कि क्या हुआ है, पर उस रेसर को निकाला गया है। इस बारे में बात नहीं करते। तनीषा जी, क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? मैं आपका सच्चा फैन हूँ। मैंने आपकी एक ही मूवी देखी है। आपको मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा। आतिश ने तनीषा से कहा। रुकिए, तनीषा ने कहा और आगे बोला, आपकी कोई टीम नहीं है? हम लोग उस बारे में बात करते हैं। आतिश तनीषा के इस सवाल को सुनने के बाद चौंक जाता है। तनीषा को उसकी टीम के बारे में बात करनी है, पर आतिश को ये सुनकर काफी अच्छा लगा। अभी अभी येवा के रोल के लिए बहुत लड़कियां आई थी और सब उस रोल के पीछे पड़ी थी, इसीलिए सब लड़कियों ने रेसिंग के बारे में जानना शुरू किया था, क्योंकि किसी को भी सही नहीं लगेगा कि एक रेसर मूवी में किसी भी रेसिंग के बारे में न पता हो। आतिश को लगा कि इसीलिए तनीषा ने रेसिंग के बारे में कहा, क्योंकि उसे भी जानना होगा। ठीक है, अगर आपको रेसिंग के बारे में जानना है तो मैं बिल्कुल मदद करूंगा आपकी, आतिश ने कहा। तनीषा को समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता है। रेसिंग के बारे में जानना है? उसने ऐसा कहा तो नहीं कि उसे रेसिंग के बारे में जानना है, और वो भी आतिश से। उसे बात करनी थी, सीखना नहीं था। तनीषा ने मुस्कुराते हुए बोला, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे रेसिंग के बारे में कुछ नहीं सीखना है। आपका क्या मतलब है तनीषा जी? आतिश ने उससे पूछा। तनीषा ने आगे कहा, आप रेसर हैं और मेरी एक टीम है। मुझे उसके लिए अच्छे रेसर चाहिए जिनमें एक्सपीरियंस और टेक्निक हो। मैं आपसे मेरी टीम ज्वाइन करने के लिए कहने आई थी। अब जाकर आतिश उसकी बात का मतलब समझा था। उसने कहा, मैंने अभी अभी अपनी टीम छोड़ी है। तनीषा ने कहा, ओह, ये बात है। तनीषा ने कहा, क्या मैं जान सकता हूँ आपकी टीम कौन सी है? तनीषा ने बोला, सिन्हा परिवार की टीम से हूँ मैं। जूनियर लेवल की छोटी सी टीम है। सिन्हा परिवार की टीम? आतिश ने बोला, ये तो वही टीम है ना जिसने WW को हराया था? हाँ, तनीषा ने हामी भरते हुए कहा। आतिश ने उससे पूछा, तनीषा जी, आप उस टीम की बॉस हो? आतिश एक प्रोफेशनल रेसर था, तो वो जानता था कि WW के साथ क्या हुआ था और ZH1 के साथ क्या परेशानी हुई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि वहाँ सिन्हा परिवार की टीम जीतेगी। सबको लगा था कि WW जीतेंगे, क्योंकि शुरुआत ही वैसी थी कि सारे रेसर काफी अच्छा कर रहे थे। पर अचानक से एक रेसर ने सबके सब रेसर को पीछे छोड़ दिया था और उसकी वजह से सिन्हा परिवार की टीम जीत भी गई थी। आतिश ने भी ये खबर पढ़ी थी कि वीडियोस के हिसाब से ये सब अथॉरिटीज को क्या लग रहा है, पर उसे सच नहीं पता था। तभी उसे कुछ ध्यान आता है। 1 सेकेंड, आतिश को थोड़ी देर में समझ आता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आप ही हो वो रेसर जिसने WW को हराया था? तनीषा ने बहुत बेफिक्री से कहा। हाँ, मैंने रेस में हिस्सा लिया था और मैं जीती भी थी। तनीषा की मूवी उस कंपटीशन के बाद रिलीज हुई थी, तो उसने कभी नहीं सुना था तनीषा के बारे में। उसे तनीषा के किरदार वाणी से इतना प्यार था कि उसके नॉवेल तक पढ़ ली थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक्ट्रेसेस एक रेसर होगी, वो भी सिन्हा परिवार की। तो जो एक्ट्रेसेस उसे पसंद थी वो सिन्हा परिवार का हिस्सा थी जिसने WW को हराया था। ये काफी चौकन्ना करने वाली बात थी। तनीषा जी, आप मुझे पूरी बात बताइए। आप अगर चाहती हैं कि मैं ज्वाइन कर लूँ तो ज्वाइन करने से पहले सब कुछ जान लेना चाहूंगा। और क्या आप सोच रही हैं टीम दोबारा बनाने का? ये भी, आतिश ने कहा। तनीषा ने हाँ में सर हिलाया। दोनों पास के कैफे में जाते हैं। तनीषा को कुछ छुपाना नहीं था, इसीलिए उसने सब कुछ बता दिया, अपना प्लान भी। तो अगर मैं टीम ज्वाइन करता हूँ उसमें सिर्फ 2 रेसर होंगे? तनीषा ने आतिश से पूछा। वो तनीषा के प्लान से राजी भी था। उसने WW और सिन्हा टीम का मैच देखा था और दोनों के टीम के बीच में जमीन आसमान का फर्क था। न ही पैसे थे न ही कुछ भी। एक भाई है पर उसकी स्किल्स। तनीषा ने बोला, अभय को अभी बहुत मेहनत करनी थी। जब तक वो अच्छा काम करे और सबके सब मिलकर काम करे, हमें बहुत मेहनत करनी है। अगर शुरू से शुरुआत करे तो उन्हें ट्रेनिंग वगैरह सब करवानी होगी, आतिश ने कहा। इसके अलावा उसने बोला, अगर आप चाहती हैं तो कुछ रेसर मैं ला दूंगा। आतिश एक लोकल रेसर था, तो उसके जैसे और कई रेसर थे, उसकी जान पहचान थी। क्या इसका मतलब ये है कि आप हमारी टीम ज्वाइन करने को रेडी हैं? तनीषा ने पूछा। आतिश ने कहा, हाँ बिल्कुल। अगर सिन्हा परिवार की टीम में बदलाव नहीं आया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। मैं तब ज्वाइन नहीं करूंगा
पर आप मेरी बॉस रहेंगी। तनीषा ने कहा, मैं बस उसका हिस्सा हूँ, मेरा खुद का काम है, तो मैं हर कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी। ज्वाइन करने से पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ? आतिश ने तनीषा से पूछा। तनीषा ने कहा, हाँ पूछिए, क्या पूछना है? आतिश ने कुछ सोचते हुए कहा, पहले मैंने भी कंपटीशन देखा था, WW और सिन्हा परिवार के बीच में जो था। मुझे पता था कि ये 2 टीम के बीच में है, पर आपने अकेले सबको हरा दिया था और मैंने वो वीडियो भी देखा, उसमें सही में किसी परफॉर्मेंस से कम नहीं लग रहा था कुछ। कोई बात नहीं, आगे बोलो आप, तनीषा ने हंसते हुए कहा। आतिश ने बोला, मेरे हिसाब से 2 चीजें हो सकती है, आपने और ZH1 ने सच में ऐसा किया हो और WW भी मान गया हो, और दूसरी ये कि आतिश थोड़ी देर के लिए रुका और फिर कहा, आपकी स्किल्स उनसे बहुत आगे थी, जिस वजह से आपने सबको हरा दिया था, और उनसे जिस हिसाब से आप जीती थी, सबको ये किसी परफॉर्मेंस से कम नहीं लग रही होगी। आपको क्या लगता है? तनीषा के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान थी ये पूछते वक्त। मुझे नहीं पता, आतिश ने कहा। तनीषा एक सेलिब्रिटी थी और WW देश की बड़ी टीम में से एक। उसके कैप्टन ने भी अच्छा परफॉर्म किया था और तनीषा ने उन्हें तक हरा दिया था। देखा जाए तो ये बात वीडियो देखकर किसी को भी लगा होगा कि ये सब एक नाटक था, पर आतिश कितनी भी कोशिश कर ले, मानने को तैयार नहीं था कि मीडिया जो कह रही है वो सच है। WW और ZH1 दुश्मन थे और कोई एक दूसरे से जानबूझकर क्यों ही हारेगा? क्या आप मुझे बता सकती हैं तनीषा जी कि इन दोनों के बीच में जो भी था, ये मैच, ये क्या ये नकली था? आतिश ने आके तनीषा से पूछा। तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या वो सच में इतने शक्तिशाली हैं कि सबके लिए ये भरोसा करना आसान है कि ये सब एक नाटक था? उसका जवाब सुनकर आतिश भी चौंक गया था। तनीषा ने इस बात का जवाब नहीं दिया, पर बहुत कुछ कह दिया था। मुझे आप पर भरोसा है तनीषा जी, तनीषा से आतिश ने कहा। शुक्रिया, तनीषा ने आतिश से कहा, पर मेरी 2 शर्तें हैं। अगर मैंने सिन्हा परिवार की टीम ज्वाइन की तो मुझे मेरे ओहदे के हिसाब से वहाँ रहना है। मैं सिर्फ सदस्य नहीं, कैप्टन बनना चाहता हूँ। मैं हर अच्छी और बड़ी टीम का कैप्टन रहा हूँ और ये काफी छोटी टीम है, तो मैं ऐसे नहीं रह सकता सिर्फ सदस्य बनकर, आतिश ने कहा। तनीषा ने ये बात मान ली। तनीषा को ये काफी अच्छा लगा कि आतिश इतने छोटे से टीम के कैप्टन बनने के लिए राजी है, और जैसे हालात है उनके, उन्हें कोई और अच्छा कैप्टन चाहिए भी था। और दूसरी शर्त? तनीषा ने पूछा। मुझे सिन्हा परिवार की टीम का शेयर होल्डर बनना है, बस 10% भी चलेगा। मुझे सैलरी नहीं चाहिए और मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। आतिश की ये बात सुनकर तनीषा दंग रह जाती है। क्या ये आदमी पागल हो गया है? पैसों से क्या दिक्कत है उसे? न ही सिन्हा परिवार की टीम में अच्छा कोई रेसर है, न ही कोई ढंग की जीत मिली है उन्हें। तनीषा ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? आतिश ने कहा, तनीषा जी सीधी सी बात है, अगर WW का कंपटीशन नाटक नहीं रहा था तो आपकी मदद से हम 3rd लेवल कंपटीशन जीत सकते हैं, और अगर हमने अच्छे रेसर लिए तो मुझे लगता है कि ये टीम बहुत आगे तक जाएगी और 7 साल में 3rd लेवल कंपटीशन पर पहुंच जाएगी और मुझे प्रॉफिट होगा, और मुझे प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए होगा तब। 7 साल? तनीषा इतना वक्त क्यों लगाए फिर? अगर इसमें 7 साल लगेंगे तो? आप निराश न हो तनीषा जी, मुझे भरोसा है कि हम लोग इस टीम को बेहतर बना सकते हैं, आतिश ने बोला। तनीषा ने इस बात पर कुछ नहीं कहा और आखिर में सब तय हो गया। उन लोगों ने शाम को मिलने का फैसला किया ताकि तनीषा आतिश को नाना जी से मिलवा सके, और उसने अमन को भी कह दिया था आने के लिए। अमन ने पूछा टेक्स्ट पर, क्या वहाँ ज्यादा लोग होंगे? नहीं, सिर्फ 5 या 6 लोग, तुम्हें मिलाकर, तनीषा ने कहा। तनीषा ने सारा इंतजाम कर लिया था, पर आगे क्या होगा नहीं पता। काफी अलग अलग लोग मिले थे, अमन जो कि बिल्कुल नया था और आतिश जो कि कैप्टन रह चुका था। तनीषा ऐसे कैसे संभालेगी उसे भी नहीं पता था, पर वो जानती थी कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। कि अमन को अनजान लोगों के सामने डर लगता है और वो बहुत शर्मीला है। रेसर्स में ऐसा बहुत कम होता था कि कोई शांत स्वभाव का लोगों से दूर रहने वाला रेसर हो। अगर गुस्से वाला है तो वो रेस ट्रैक पे अपना पूरा गुस्सा निकालेगा, और अगर नहीं तो सोच समझकर हर चाल चलेगा। जहाँ तक बात रही अमन की, तनीषा ने पूरी रेसिंग करियर में ऐसा कोई नहीं देखा था कि वो किसी के बीच में ऐसे शांत रहे। तनीषा अपने नाना जी को कॉल करती है और जल्दी नाना जी फोन उठाते हैं। हाँ तनीषा, इतनी रात गए कॉल किया तुमने? हाँ नाना जी, वो कल घर आ रही हूँ मैं, तनीषा ने अपने नाना से कहा। बेटा तुम बिल्कुल आओ और ज्यादा आया करो यहाँ, मुझे खुशी होती है, नाना जी ने तनीषा से कहा। नाना जी, मेरे साथ 2 रेसर भी आ रहे हैं और एक हमारी टीम का होने वाला कैप्टन होगा, तनीषा ने अपने नाना से कहा। तनीषा के नाना बिल्कुल चुप थे। उन्हें लगा था कि तनीषा ऐसे ही मिलने आ रही है। उन्हें ऐसा नहीं लगा था कि तनीषा को नए रेसर मिले होंगे जिन्हें वो घर लाएगी। तनीषा के मामा के चिल्लाने की आवाज आती है। तनीषा को कैप्टन? क्या कोई मजाक है ये? किसी को भी उठाकर कैप्टन बना देगी हमारी टीम का? तनीषा ने अपनी घड़ी देखी, ये तो रात की खाने का वक्त है। फिर ये आदमी कहाँ से उसकी और नाना जी की बातें सुन रहा है? तनीषा ने उनकी बात को दिल से नहीं लिया। तनीषा बस सोच रही थी कि आतिश को कैसा लगेगा अगर कोई छोटी सी टीम उसे एक सड़क का आदमी कहे तो।
भले तनीषा को इस देश के रूल्स के बारे में काफी कोई खास जानकारी नहीं थी, पर उसे कहीं न कहीं लग रहा था कि आतिश सही रहेगा इसके लिए। ठीक है तनीषा, मैं समझ गया, कल घर लाओ उन्हें, तनीषा के नाना ने आखिरकार कहा। तनीषा फोन रखती है और वो अपने कमरे में अब आराम करने का सोच रही होती है कि तभी समीर भागते हुए उसके कमरे में आता है। बेचैनी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। उसने तनीषा से पूछा, कहाँ थी आप भाभी पूरा दिन? मैंने आपको कितने कॉल किए, मैसेज किए, आपने देखा ही नहीं। पूरा दिन? तनीषा ने पूछा। उसे आज पूरे दिन की भागदौड़ में वक्त का पता ही नहीं चला। आप कहाँ थी? मैंने दर्जनों टेक्स्ट किए थे आपको और 3 बार कॉल भी, समीर ने दोबारा कहा। तनीषा ने इस बात को इग्नोर करते हुए पूछा, इतनी क्या जरूरी बात थी? बहुत जरूरी बात थी, एक गिफ्ट के बारे में बात करनी थी आपसे, समीर ने कहा। गिफ्ट? तनीषा ने पूछा। हाँ गिफ्ट, हम लोग गेवा से मिलने वाले हैं, ऐसे ही नहीं जा सकते खाली हाथ। 2 दिन बाकी है बस। क्या लेकर जाए हम उनके लिए? मैंने सोचा ऐसे दे दूं, पर वो बहुत अजीब लगेगा। मैंने रेसिंग कार भी सोची, पर वो नहीं कर सकते। रेसिंग कार? पैसे? तनीषा ये सुनकर दंग हो जाती है। उसका भाई तो उसे पैसे देगा नहीं, और उसके जितने पैसे थे थीम में लगा दिए थे। और सबसे बड़ी बात ये कि सब गिफ्ट उस नकली एवा के लिए है। ये कैसे हो सकता है? और समीर के पास पैसे होते ही नहीं है, वो कैसे करेगा ये? समीर ने ये भाप लिया था कि तनीषा कुछ सोच रही है। वो पूछता है, भाभी कुछ हुआ है क्या? तनीषा ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और फिर कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं? तुम्हारे भाई ने तुम्हें पैसे देने से मना करके रखा है। फिर? समीर ने हंसते हुए कहा, उन्हें मुझे पैसे नहीं देना तो भी ठीक है, और मेरे पैसे जा रहे हैं। टीम में मेरे कुछ सेविंग्स थे जो मैं यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। मतलब ये हीवा है और उनका गिफ्ट होगा, ये मैं कैसे कुछ न खरीदूं? और सबके सब कुछ न कुछ लेकर जा रहे हैं तो मुझे भी लेना होगा ना। तनीषा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये वह उसके सामने खड़ी थी और वो आज तक उसके लिए कुछ नहीं लाया, अब महंगे गिफ्ट के पीछे सोच रहा है। तनीषा नहीं चाहती थी कि समीर उस नकली येवा के पीछे अपने पैसे जाया करे। तनीषा इस बारे में सोच रही थी कि तभी समीर ने उसे दोबारा टोका। बड़ी भाभी, आप भी कुछ सोचो ना, मेरी मदद करो, तनीषा से समीर ने कहा। तनीषा ने मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत होगी। येवा के पास तो वो हर चीज होगी जो उसे चाहिए होगी, और तुम्हें याद है वो कितनी अच्छी है ना? तुम ये दिखाओ कि तुम्हारी रेसिंग स्किल्स कितनी अच्छी है, तनीषा ने कहा। उसे रेसिंग स्किल्स दिखाना? वो बेशक चाहेगा, पर वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो येवा है। तनीषा ने आगे बोला, ठीक है ये सोचो, सब महंगे महंगे गिफ्ट ले रहे हैं, तुम कुछ नया करोगे, मैं होती तो हमेशा याद रखती। समीर ने कहा, भाभी मजाक मत करिए ना, मैं नहीं चाहता कि वो वैसे याद रखे। तुमने सच में सोच लिया है कि तुम्हें उन्हें गिफ्ट देना है? तनीषा ने समीर से पूछा। ये बहुत बड़ी गलती करने की सोच रहा है, काश वो उसे बता पाती कि वही येवा है। हाँ, मुझे उन्हें बहुत अच्छा सा कुछ देना है जो उन्हें काफी पसंद आए और उन्हें बिल्कुल छू जाए, तनीषा से समीर ने कहा। तनीषा को बहुत बुरा लगता है, समीर सच में बच्चा है। तनीषा ने पूछा, क्या तुम भरोसा करते हो मुझ पर? समीर ने बोला, हाँ भाभी, ये कैसा सवाल है, मैं बिल्कुल भरोसा करता हूँ आप पर। ठीक है, अगर ये बात है तो फिक्र मत करो, खुद का सर फोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं ध्यान रख लूंगी उसका, और जैसा चाहिए तुम्हें वैसा ही होगा, तनीषा ने समीर से कहा। सच में आप मेरे लिए करेंगी? समीर ने कहा। उसे बहुत अच्छा लगा कि तनीषा उसकी मदद करेगी। समीर गिफ्ट के मामले में कच्चा है, उसने आज तक अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ भी नहीं लिया था। हाँ, बस पैसे मुझे भेज देना, बाकी मैं देख लूंगी, तनीषा ने समीर से कहा। बिल्कुल। अच्छा भाभी, डिनर 3 दिन में है, सब आएंगे वहाँ, समीर ने कहा। तनीषा ने जवाब में कुछ भी ज्यादा नहीं कहा, बस हामी भरी। तनीषा सोच में पड़ जाती है और समीर वहाँ से चला जाता है। जो भी ये नकली येवा थी, वो सच में कोई बहुत शातिर और जानी पहचानी इंसान थी, क्योंकि उसने रेस ट्रैक पर रेस करने के लिए भी हाँ कहा था। क्या इससे सबको पता नहीं चल जाएगा? और अगर सबको पता चलेगा तो क्या उस नकली येवा को इस बात का डर नहीं है? अगर ये नकली येवा इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो सबको हरा सकती है, तो वो इस बात को नहीं मानती। तनीषा को बिल्कुल भी पता नहीं था कि हो क्या रहा है। अब उसे वहाँ जाकर ही सब पता चलेगा। उसे तो 3 दिन का इंतजार ही नहीं हो रहा था। उसे जाना था, उसे जानना था कि ये कौन है और क्या चाहता है। तनीषा बेड में लेटती है और उस डिनर के बारे में ज्यादा पता करने के लिए अपना ट्विटर खोलती है। उसमें सबसे पहले तनीषा ने देखा कि ट्रेंडिंग पर राजमीत का पोस्ट है, कुछ दिनों में मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होने वाला है। बहुत सारे फैंस ने इसे रीशेयर किया था और इस पर कमेंट भी आए थे। बहुत लोगों को पता भी नहीं था कि क्या चल रहा है। राजमीत का वहाँ आना तय था, वो सबसे बड़ा फैन था और ये सब जानते थे। समीर ने तनीषा को बताया था कि येवा से मिलने के लिए सबसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया है, ताकि कोई कुछ न कह सके। अगर किसी ने ये बात मीडिया तक पहुंचाई तो ये पूरा डिनर कैंसिल हो जाएगा। सारे के सारे गेस्ट येवा के बहुत पुराने फैन थे और सबके सब बहुत जानी मानी हस्ती थे। इसीलिए अगर कोई एग्रीमेंट नहीं भी होता तो भी कोई कुछ नहीं कहता। जहाँ तक तनीषा ने सोचा था,
देविका सबसे ये कहेगी कि वो येवा से एक प्राइवेट डिनर में मिली थी और फिर ये कहेगी कि वो येवा का रोल करने वाली है। तनीषा ने ट्विटर बंद किया और फिर सोच में पड़ गई। देविका येवा की पॉपुलैरिटी का फायदा उठा रही है और अभी ये नकली येवा जो सिर्फ तनीषा के येवा वाले चेहरे का फायदा उठाकर लोगों को लूट रही है, उस देविका से ज्यादा नफरत अभी उससे हो रही थी। अगले दिन तनीषा अपने नाना के घर जाने वाली थी, पर अमन की तबीयत खराब हो गई थी और आतिश को भी कुछ काम आ गया था, जिस वजह से वो लोग अब सीधा तनीषा के नाना के घर पर ही मिलेंगे। तनीषा के पास कुछ वक्त था तो वो येवा के बारे में ढूंढने लगी और बस उसे पुराने खबरों के अलावा कुछ नहीं मिला। यही कि येवा का एक्सीडेंट होने की वजह से येवा अब रेस में नहीं रहेगी। सब फैन बहुत अच्छे थे कि उन्होंने किसी को डिनर के बारे में कुछ नहीं बताया। तनीषा बस यही चाहती थी कि मीडिया को इस बात की खबर रहे, ताकि जब वो लोग ये चीज फैलाएं, उस नकली येवा का सच्चाई सबके सामने बाहर आए। तनीषा ने कुछ देर में इस बारे में सोचा और उसने सोचा कि अब इस बारे में उसे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। इससे पहले स्कैंडल और ड्रग्स की बात वैसे भी किसी को पता चल जाएगी तो सब बहुत बुरा हो जाएगा। उसे बहुत सोच समझकर हर एक चीज करनी होगी। तनीषा बहुत डरी हुई थी कि कहीं वो नकली येवा सारी तैयारी करके आएगी और अगर उसने बता दिया सबको तो वो सबके पैसे लेकर ना भाग जाए। तनीषा ने सिन्हा परिवार के घर का पता आतिश और अमन को भेज दिया था। अमन रास्ते में ही था और आतिश घर से निकल चुका था। अमन की तबीयत अच्छी न होने की वजह से उसे आने में देर हो गई थी और आतिश कभी जल्दी नहीं आता था। उन्हें मिलना 6 बजे था और वो निकला ही 6 बजे। तनीषा वक्त पर पहुंच गई थी तो शेखर और उसके पिता वहीं थे। उसने बहुत बदतमीजी से ताने मारते हुए बोला, आओ आओ तनीषा, आ गई तुम। तनीषा के नाना आकर तनीषा से मिलते हैं और वो तनीषा से गले मिलते हुए उसे अंदर ले आते हैं। शेखर के पिता ने कहा, मैंने सुना है कि तुम हमारे लिए नया कैप्टन लेकर आई हो, कौन है वो, हमें भी तो मिलाओ। तभी तनीषा को एक मैसेज आता है, तनीषा दी मैं बाहर खड़ा हूँ। तनीषा ने मैसेज पढ़कर बाहर जाने का फैसला किया। सबकी नजर दरवाजे पर जाती है और वो लोग एक कम उम्र के लड़के को वहाँ खड़ा देखते हैं। वो वहाँ चुपचाप खड़ा था। उसने तनीषा दी से बहुत प्यार से कहा, तनीषा दी अमन अंदर आ जाओ। तनीषा ने अमन से कहा। अमन चुपचाप अंदर आता है। उसे सूरज और बाकी सब देखते हैं और देखकर हंसने लगे। ये बच्चा उसका नया कैप्टन है। सूरज ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ये बच्चा ही मिला था तुम्हें हमारे लिए। सबने अमन को ऊपर से नीचे देखा और सबकी नजरों में सिर्फ वो एक मजाक ही तरह लग रहा था। अमन को लगा कि सच में कम लोग होंगे, पर यहाँ तो इतने सारे लोग हैं। वो आता ही नहीं। अगर उसे पता होता तो वो कभी नहीं आता। उसने नहीं सोचा था कि उसकी पूरी की पूरी टीम इतनी घटिया होगी। वो लोग अपने यूनिफॉर्म में बहुत अकड़ कर बैठे थे और उन्हें देखकर अमन बहुत डर गया था। अमन बहुत शर्मीला था। इस वजह से लोग उसे देखकर यही सोच रहे थे, वो कैसे कोई कैप्टन हो सकता है। उसे देखकर तो ये भी नहीं लग रहा था कि उसने कभी रेस भी की होगी। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। तुम्हें क्या रेस करनी आती है? नहीं, तुम्हें क्या ड्राइव भी करने आती है? सूरज ने अमन की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, अमन ने बिना हिचकिचाए कहा। तनीषा, क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रही हो? किसी को भी उठाकर ले आना है और बोलती हो कि ये हमारा कैप्टन है। शेखर के पिता तनीषा से कहते हैं और आगे उसे बोलने लगे, तनीषा मैं तुमसे कह रहा हूँ, वो बैकअप रेसर के लिए भी सही नहीं होगा और इससे तुम्हें रेस करवानी है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, हमारे मामलों से दूर रहो। भले ही मेरे पिता ने तुम्हें बख्श दिया हो, पर तुम्हारे बर्ताव को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहती हो। पापा, आप इस पर गुस्सा अपना मत जाया कीजिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं घर से धक्के मारकर निकाल चुका होता उसे अब तक। शेखर ने कहा, तनीषा जी, आप इस जैसे लड़की को ज्वाइन करवाकर हमारा कैप्टन बनाना चाहती है? क्या आप पागल हो गई हैं? तनीषा से एक नेविगेटर ने कहा। ये सुनकर तनीषा के नाना को गुस्सा आता है और वो कहने लगते हैं, चुप करो। सूरज इस बात पर बोलता है, मैं माफी चाहूंगा सर, ऐसे आपसे ये बात कहने के लिए, पर आपकी नातिन रेसिंग के मामले में कुछ नहीं जानती। क्या वो हमारे साथ मजाक कर रही है? इससे पहले तनीषा या तनीषा के नाना कुछ कह पाए, दरवाजे पर एक दस्तक होती है। अभय को तनीषा ने दरवाजा खोलने के लिए कहा। बाहर आतिश मुस्कुराते हुए खड़ा था और अभय को अनदेखा कर सीधे अंदर आता है। वो तनीषा को देखकर खुश होते हुए कहने लगा, मैम मैं आ गया। तनीषा उसे एक चेयर देते हुए कहती है, आइए बैठिए। बिल्कुल, आतिश ने मुस्कुराते हुए बोला। आतिश सबको देखता है और कहने लगता है, अच्छी बात है कि सभी यहाँ हैं। मैं खुद के बारे में फिर आपको बता देता हूँ। मैं पहले की बातें क्यों करूँ? आज से मैं आपकी टीम का कैप्टन हूँ। मेरा पूरा नाम आतिश राय है। आप मुझे कैप्टन बुला सकते हो और मेरे नाम से भी बुला सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आतिश की बात सुनकर सबके सब हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, तुम हो कौन? तुम क्या अपना दिमाग घर पर छोड़कर आए हो? तनीषा, तुमसे कुछ ठीक से नहीं हो सकता। पहले एक बच्चा, अब ये पागल। क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमारे परिवार के साथ? आतिश को उनकी बातों पर गुस्सा आ जाता है। वो सिर्फ कैप्टन नहीं बल्कि शेयर होल्डर भी था और वो उससे ऐसी बदतमीजी के साथ बात कर रहे थे।
उसे बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। उसकी वो इज्जत कहाँ है जो उसे मिलनी चाहिए। तुम सबके सब अभी के अभी निकलो यहाँ से। आतिश ने सूरज और बाकियों पर उंगली उठाते हुए कहा। ये कथा मुझे काम से निकालेगा? नहीं, हम सबको। ये कहकर वो सब हंसने लगते हैं। तनीषा आतिश की तरफ मुड़ती है और आतिश से बोलती है, आतिश जी, ये फैमिली के टीम के बॉस है, मेरे नाना जी। आतिश ने हाँ में सर हिलाया और तनीषा के नाना से कहा, सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं आतिश राय हूँ, फायर टीम का कैप्टन रह चुका हूँ। तनीषा के नाना ने आतिश से हाथ मिलाया। अमन, जो कि इतने देर से चुप था, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं आतिश को देखकर। उसने तुरंत कहा, आप तो फायर टीम में थे। मैंने बहुत सारी कंपटीशन देखी है और आप बहुत अच्छे हो अपनी रेस में। फायर? एक टीम मेंबर ने कहा। इतना बढ़ा चढ़ाकर कहने की क्या जरूरत है? तब तो मैं ZH1 का कैप्टन हूँ। किसे पता है फायर के कैप्टन के बारे में? नहीं उसका नाम आतिश है और ना ही वो तुम्हारी तरह दिखता है। आप सच में एक एक्ट्रेसेस हैं तनीषा जी, और आपने हमारे लिए कोई नौटंकी वाला ढूंढ लिया है क्या? फायर बहुत ही पुरानी टीम थी, इसीलिए सब उसके बारे में जानते थे। आतिश ने कहा, क्या तुम अभी जो कैप्टन है उसकी बात कर रहे हो? वो मेरा स्टूडेंट था कुछ वक्त पहले तक, मैं उसके पहले कैप्टन था। अच्छा, तो तुम्हारा स्टूडेंट है फायर का कैप्टन। मेरी भी एक सीक्रेट है, पता है क्या? मैंने ऋषभ को सिखाया था रेस करना। सूरज ने कहा, हाँ, मैंने भी बस येवा को सिखाया था। आतिश ने उनसे कोई बात करने की नहीं सोची और अपना रिज्यूमे तनीषा के नाना को दिया और कहा, सर, हम लोग एक काम कर सकते हैं, आप हमारी रेसिंग स्किल्स देख लीजिए। मैं अकेला और आपकी पूरी टीम, अगर मुझसे पहले कोई खत्म कर देगा तो मैं चला जाऊंगा, और अगर मैं जीता तो ये लोग सामान पकड़ेंगे और जाएंगे यहाँ से। वैसे भी बातों से अच्छा है गाड़ियों से बात करें। कुछ लोगों ने इंटरनेट पर देखा तो आतिश बिल्कुल भी फायर के कैप्टन की तरह नहीं लग रहा था। थोड़ा बहुत दिखता है, मुझे नहीं लगता कि वो इंसान यही है, और उसका नाम भी अलग है। सबसे बड़ी बात तो वो डूबती नाव में मरने के लिए थोड़ी आएगा, कोई बेवकूफी होगा जो ये करेगा। सबने एक लंबी सांस ली और उन्हें लगा कि वो लोग ज्यादा सोच रहे हैं, इसीलिए उन्हें कोई मुश्किल काम नहीं लगा ये रेस। कोई भी अच्छी टीम का रेसर इनकी टीम में क्यों आएगा? सर, आपको क्या लगता है, रेस होनी चाहिए या नहीं? ठीक है, तनीषा के नाना ने कहा। तनीषा के नाना को पता था कि तनीषा कभी उनसे झूठ नहीं बोलेगी, बस उन्हें डर इस बात का था कि तनीषा किसी गलत इंसान से न टकराई हो। तनीषा के नाना ने सुना तो था फायर के बारे में, पर ज्यादा कुछ नहीं, भले ही ये कोई भी क्यों न हो। ये सुझाव अच्छा ही था। बिल्कुल, हम रेस कर सकते हैं। अगर तुम हारे, जो कि तुम हारोगे ही, तो तुम्हें रेंगते हुए निकलना पड़ेगा। मुझे दिखना मत फिर दोबारा, वरना मैं छोड़ने नहीं वाला तुम्हें। शिखर ने तनीषा और आतिश दोनों की तरफ देखते हुए कहा। तनीषा ने मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल, अगर हमेशा शेखर को खुद की और अपनी टीम की बेइज्जती ही करानी है तो फिर वो क्या ही कर सकती है। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि फायर में आतिश को लोग किसी और नाम से बुलाते थे, जो कि उसका औहदा भी था। ये बहुत दुख की बात है कि जब आतिश रेस करता था तब इस देश में रेस बहुत ज्यादा फेमस नहीं था, और 2 साल बाद उसे फायर छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके खुद के वजह थे। और जब उसने दोबारा फायर ज्वाइन किया था तो उसे कोई अच्छा कंपटीशन मिला ही नहीं, न जाने क्यों। पर कोई बात नहीं, आतिश अपनी आंखें बंद करके भी उन्हें हरा सकता था। अमन ने हकलाते हुए कहा, मुझे लगता है मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। तनीषा ने उससे कहा, ठीक है, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, अमन ने खुशी खुशी कहा। रेसिंग के नाम पर अमन के अंदर जैसे किसी ने जान फूंक दी थी, उसकी आंखों में चमक सी आ गई थी। थोड़ी देर बाद सबके सब पास के एक रेस ट्रैक पर जाते हैं, जो कि सिन्हा फैमिली ने किराए पर लिया था। तभी अमन ने आतिश से कहा, कैप्टन, मैं रेस कर लूंगा आपकी जगह, मैं कर सकता हूँ। मैंने कल बहुत सारे वीडियोस देखे हैं आपके, वो बहुत कमजोर हैं। एक रेसर को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो अमन को मारने जाता है। वो उस पर हाथ उठाने जा ही रहा था कि तनीषा उसका हाथ रोक लेती है। तनीषा की ताकत का अंदाजा किसी को नहीं था। वो रेसर खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो तनीषा के हाथ से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। तनीषा ने गुस्से में कहा, अपना गुस्सा और अकड़ अपनी जेब में रखो, और ये कहकर उसका हाथ छोड़ दिया। वो रेसर खुद के हाथ को मलते हुए कहने लगा, तुम 2 कचड़ों के सामान उठा लाई हो और उन्हें एक्सपर्ट बता रही हो, देखते हैं कितना जीतती हो तुम। अमन ने आतिश से कहा, चिंता मत करो, एक बार वो लोग निकल जाए, मैं खुद तुम्हारा टेस्ट लूंगा, और अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो तुम्हें भी जाना होगा, ठीक है? बिल्कुल, अमन ने कहा। ये सिन्हा फैमिली का ट्रेनिंग ग्राउंड था, तो आतिश की खुद की गाड़ी नहीं थी वहाँ, पर उसने एक गाड़ी ली। उसने गाड़ी के अंदर बैठने से पहले कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग सब अपनी आखिरी रेस के लिए तैयार होंगे। सारे के सारे सिन्हा परिवार के सदस्य हंसते हुए अपने गाड़ी पर बैठते हैं। कोई इस रेसिंग ट्रैक में उनके जितना नहीं ट्रेन हुआ होगा, भले ही वो किसी भी टीम का हो, कोई भी कैप्टन हो, इस ग्राउंड में उन्हें नहीं हरा पाएगा। थोड़ी देर में सबके गाड़ी का इंजन चालू होता है और स्टार्टिंग पॉइंट से शेखर की गाड़ी पहले निकलती है और उसके बाद सारे रेसर की। शेखर के ठीक पीछे आतिश था। आतिश ने अपनी गाड़ी को थोड़ा आगे किया
शिखर की गाड़ी से, और जैसे ही शिखर उसकी बराबरी में आया, आतिश ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और शिखर की गाड़ी पीछे छूट गई थी। फिर से उसने शिखर की गाड़ी का इंतजार किया, और अब जब दोबारा उसकी गाड़ी पास आती है, वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और फिर से शिखर पीछे छूट जाता है। शिखर के पिता का चेहरा उतर गया था। उन्हें कभी नहीं लगा था कि तनीषा किसी एक्सपर्ट को ले आएगी। अगर उनके पास आतिश जितनी थोड़ी सी भी काबिलियत होती तो वो कभी खुद को ऐसे किसी टीम में नहीं फेंकता जहाँ उसके भविष्य का कोई ठिकाना न हो। उनकी टीम बस भविष्य में दाग लगाने जैसा है, जिसमें पैसे और इज्जत दोनों नहीं मिल सकते। कोई नई टीम भी इस नौसिखिया से अच्छी ही थी, और एक अच्छी टीम का कैप्टन उनके साथ काम करना चाहता है। तनीषा के नाना ने उसे बुलाया और वो अपने नाना के पास गई और पूछा, ये सच में प्रोफेशनल रेसर है, फायर टीम के कैप्टन? तनीषा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ नाना जी, ये कैसे हो सकता है? एक प्रोफेशनल रेसर और फायर टीम का पुराना कैप्टन उनकी टीम का कैप्टन? ये सोचकर अजीब लग रहा था, जैसे कोई अपनी सारी संपत्ति दे रहा हो किसी को। पर कहीं न कहीं उसे समझ आ रहा था कि आतिश क्यों यहाँ आया है। जो ट्रेनीज यहाँ दिन रात ट्रेनिंग करते थे वो उसे हरा नहीं पाए, और उसने सबको मिट्टी में मिला दिया। उसे पैसे नहीं, खुद की इज्जत चाहिए थी, और आतिश के लिए ये मौका था इज्जत के लिए लड़ने का। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। आतिश प्रोफेशनल रेसर था टूटता है जब एक जोर की आवाज आती है, और वो उस आवाज की तरफ मुड़ते हैं। उन्होंने देखा कि आतिश फिर से स्टार्टिंग पर है, और उसने दूसरा राउंड भी सबको हराते हुए खत्म कर लिया था। आतिश अपनी गाड़ी से गर्व से उतरता है और अपने हेलमेट को उतारते हुए कहता है, बॉस, मैं माफी मांगना चाहूंगा, पर इस पूरी टीम को हमें हटाना होगा। अगर आतिश ने ये बात पहले कही होती रेस से शायद, तो कोई ये बात नहीं मानता और उसे बुरा भी लगता। पर अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ कह सके। एक रेसर के लिए स्पीड सबसे जरूरी होती है, और अगर आतिश जैसा कोई इनकी टीम में होगा तो ये बिल्कुल एक सपने सच होने जैसा होगा। किसी ने नहीं सोचा था कि इंसान फायर टीम का सदस्य होगा। थोड़ी देर में सबके सब स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर जो गुरूर था वो बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है। तनीषा ये देखकर बहुत खुश होती है और उनके चेहरे देखती है और बोलती है, किसी को अब टीम को ठीक करने के बारे में कुछ कहना है? ये सुनकर शेखर और उसके पिता बहुत गुस्सा होते हैं, पर कुछ नहीं कह पाते। तब तनीषा के नाना ने कहा, तनीषा, अभी बहुत देर हो गई है, हम इस बारे में आतिश और अमन से बाद में बात करेंगे। अब आतिश को लेकर किसी को कोई शक नहीं था, और न ही तनीषा पर, और उन दोनों के रहते हुए अमन का टेस्ट लेना जरूरी नहीं था। तनीषा अमन और आतिश की तरफ देखती है तो आतिश ने बोला, जो मैम कहे मुझे कोई एतराज नहीं है। अमन को थोड़ा बुरा लगा क्योंकि उसे रेस करने का मौका नहीं मिला था, पर उसने कहा, हाँ मुझे भी कोई एतराज नहीं है। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि तनीषा ने फायर के मेंबर को कैसे ले लिया, पर वो जानता था कि तनीषा भरोसे के लायक जरूर है। ठीक है, फिर कभी और बात करते हैं इस बारे में, तनीषा ने कहा। आधी रात से ज्यादा हो चुकी थी जब तनीषा आती है अपने घर पर। उसे डर था कि कहीं वो राज को जगा न दे, इसीलिए वो दबे हुए कदमों से अंदर आती है। तनीषा अपने जूते उतारती है और वो लिविंग रूम में कदम रखने ही वाली होती है कि तभी उसने देखा कि राज सोफे पर सोया हुआ है। उसकी छाती पर कागजात और उसके चश्मे रखे हुए हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि राज सो चुका है। तनीषा को लगा ही नहीं था कि राज लिविंग रूम में होगा। उसे काफी अजीब लगा ये देखकर। वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी राज की नींद खुलती है। राज सोया नहीं था, तनीषा ने सोचा, और अगर वो काम कर ही रहा था तो उसे अपने स्टडी रूम में होना चाहिए था। राज की आंखें खुली और वो उठकर बैठता है, और फिर उसने तनीषा से पूछा, आप आ गई? तनीषा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मुझे नाना जी से मिलना था, कुछ बातें करनी थी, इसीलिए देर हो गई। मैंने परेशान किया आपको? जब से तनीषा ने राज से कहा था कि वो अपने दिल में राज की जगह पहले चाहती, तब से उसने तनीषा के बात करने के तरीकों को कुछ नहीं कहा था। राज ने तनीषा से पूछा, आपको भूख लगी है? मैं आपके लिए खाना निकाल दूं? तनीषा ये सुनकर सहम सी जाती है। वो किसी भी हालत में आज नहीं खा सकती राज के हाथ का खाना। तनीषा ने कहा, शुक्रिया राज जी, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, मैं खा कर ही आई हूँ। मैंने खा लिया था और मुझे उसके अलावा फिट रहना होगा, मैं ज्यादा नहीं खा सकती। राज ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बोला, ठीक है, आप जाकर आराम कीजिए। तनीषा ने कहा, आप भी राज जी। वैसे राज जी, आप अभी तक काम कर रहे थे? हाँ, क्यों? राज ने तनीषा से पूछा। अजीब बात है, आप कब से लिविंग रूम में काम करने लगे? आप स्टडी में काम करना पसंद करते हो ना? वहाँ कोई परेशानी हो रही है काम करने में? तनीषा ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे राज के सामने। उसे ये याद था कि राज को अपने स्टडी रूम में काम करना ज्यादा पसंद है, लिविंग रूम में उसे परेशानी होती है। राज तनीषा की तरफ देखता है और उससे पूछता है, क्या आपको सच में समझ नहीं आया? क्या? तनीषा ने राज से पूछा और आगे कहा, क्या मुझे कुछ जानना था? उसे कैसे पता होगा कि वो इतनी देर काम क्यों कर रहा होगा? राज ने एक लंबी सांस ली और तनीषा की तरफ देखते हुए बोला, तनीषा जी, मैं आपका इंतजार कर रहा था। आपका इंतजार कर रहा था? तनीषा ने सोचा। उसे जैसे समझ नहीं आया कि राज ऐसा क्यों कहा। वो यहाँ बैठकर इसीलिए काम कर रहा था क्योंकि वो उसका इंतजार कर रहा था। तभी राज ने आगे बोला,
मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ बैठकर काम करने का। मैं लिविंग रूम में बस आपको देखने के लिए बैठता हूँ। तनीषा बिल्कुल चुप हो जाती है। उसे आखिर ऐसा कहने की क्या जरूरत थी? जब तनीषा उसकी बात समझ गई तब राज मुस्कुराने लगा। क्या आपको समझ आया कि मैंने क्या बोला तनीषा जी? राज ने कहा। तनीषा के चेहरे लाल हो जाते हैं। तनीषा समझ गई थी, पर अब राज को बार बार नहीं कहना चाहिए ना कि वो कितनी खराब है उसमें। राज ने कहा, आप जाओ, आराम कर लो। तनीषा ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं जाती हूँ। राज उसके माथे पर चूमा और उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चला गया। तनीषा के पैर वहीं जम गए थे। जब से राज ने अपना आपा खोया था उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और बाकी दिन कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तनीषा को धीरे धीरे ये समझ आ गया था कि जब तक वो अपनी मर्यादा में रहे, राज कुछ नहीं करेगा और हमेशा उसके साथ ही रहेगा। वो लोग दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे, जिस वजह से उन दोनों का रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था। आखिरी बार जो हुआ उसके बाद तनीषा को ये समझ आ गया था कि राज एक काफी खतरनाक इंसान है, और इस वजह से उसकी कोई हिम्मत नहीं हुई। और अभी उसे बादल की भी मदद करनी थी, जो उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो कैसे करे। तनीषा अपने कमरे के अंदर जाती है और सोचने लगती है कि तभी उसे अपने व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन आता है कि उसे किसी ने एक ग्रुप में ऐड किया है। बादल ने उसे एक ग्रुप में ऐड किया था, जहाँ उसके अलावा एक और नंबर भी था। उसने मैसेज किया ग्रुप में, तो उस कॉन्टेक्ट नंबर से मैसेज आता है, भाभी मैं हूँ अमर, अपनी पिक्चर कितनी अच्छी लग रही है। अब तनीषा क्या बताए कि उससे कैसे अपनी जान बचाई है इस पिक्चर की वजह से। तभी बादल ने मैसेज किया, तनीषा जी कुछ हुआ क्या? तनीषा ने एक लंबी सांस लेते हुए मैसेज किया, मुझे अभी तक ऐसा कोई वक्त नहीं मिला है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि राज जी का मूड कैसे बदलूं। बादल ने मैसेज किया, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी बहुत वक्त से इंतजार कर रहा हूँ। तभी अमर ने मैसेज किया, भाभी आपको मौका नहीं मिला? बहुत सारे मौके मिले होंगे आपको, आप उनका हाथ पकड़ के देखो, या शायद आप उनसे बात करके देखिए देर रात बाद, और अगर आपको नहीं पता मैं और बादल सिखा देंगे। तनीषा ने खुद की इज्जत बचाने के लिए कहा, किसने कहा मुझे डेट करना नहीं आता? मैंने पहले भी किसी को डेट किया है। इन लोगों से बात करते वक्त तनीषा काफी उदास हो गई थी। उसे बार बार खुद को बचाना पड़ता था। वो अपना फोन रखकर बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है, क्या वो सच में इन सब मामलों में इतनी खराब है? ये ज्यादा सीरियस बात तो नहीं है। तनीषा ने वही किया जो हर बार करती है, अपना लैपटॉप निकाला और गूगल पर सर्च करने लगी, एक इंसान को रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं जो कि तनीषा देखती है और देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। कुछ ऐसे थे कि आइसक्रीम शेयर करें, कपल वाले कपड़े पहनना, साथ में ड्राइव पर जाना और बहुत सारी चीजें। हे भगवान, रिलेशनशिप में इतनी चीजें क्यों करनी पड़ती है? ये सिर्फ एक रिलेशनशिप है, ये सब बेकार की चीजें नहीं किसी के लिए मायने रखती होंगी, पर तनीषा को ऐसा कुछ नहीं करना था जो कि उसे करने में अजीब लगे। काश वो साथ में रेस कर पाते, पर ये बहुत ही बेतुका है। राज को नफरत है रेस से। कितनी अजीब बात है कि कुछ महीनों पहले उसे ब्रेकअप के बारे में सर्च करना पड़ा था और अब वो रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए ये सर्च कर रही है। तनीषा को होश आता है कि बहुत देर पहले उसने खाना खाया था और अब उसे भूख लग रही थी, और राज के हाथ के खाने से अच्छा है मरना होगा। खुशकिस्मती से तनीषा के पास कुछ खाने के लिए था। तनीषा स्नैक्स निकालते हुए खाती है और अपनी खोज जारी रखती है। उसी दौरान वो अपने कॉपी में लिखना भी शुरू कर देती है। तनीषा ने जिस हिसाब से ध्यान लगाकर एक एक चीज लिखी, उसे लगा उसने इतनी मेहनत खुद की एक्टिंग के वक्त में भी नहीं की थी। सुबह हो रही थी तो पेन रखा और अपना काम खत्म किया। तनीषा नहाकर बाहर आती है और अपने कपड़े पहनकर सोने जाने वाली होती है। उसने अपना सारा सामान सही से रखा और अचानक से उसे अजीब लगता है। फिर से उसे चक्कर आने लगते हैं। अब तक तनीषा को इस बात की आदत हो चुकी होती है और वो समझ जाती है कि क्या हो रहा है। तनीषा अपने सामने की तरफ जाने की कोशिश कर रही होती है कि तब काफी देर हो चुकी होती है। तनीषा की आंखें खुलती है। उसकी आंखों में चमक नहीं थी, उसे सब साफ साफ समझ आ रहा था। उस बिना चमक वाली आंखों में कोई भी देखकर कहेगा कि वो इंसान नहीं था। थोड़ी देर पहले रात सोने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो कितनी भी कोशिश करे, तनीषा के पास जैसे वो खुद को शांत नहीं कर पा रहा होता है, और जितनी भी अब वो कोशिश कर रहा था कोई काम नहीं कर रही थी। अचानक से उसे एहसास होता है कि उसके साथ कुछ हो रहा है, और फिर से उसकी आत्मा तनीषा के शरीर के अंदर थी। राज को इसकी आदत थी और तनीषा को देखकर उसे शर्म आ जाती है। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। भले ही राज कितना शांत लगता हो और ये दिखाता हो कि उसे फर्क नहीं पड़ता, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे तनीषा के शरीर में आ जाएगा। वो खुद को मन ही मन कोसता है और तनीषा के शरीर को, जिसमें उसकी आत्मा थी, उसे ढकता है। उसे थोड़ी ठंड लग रही थी जब वो खुद को आईने में देखता है और आईने को भी ढक देता है। राज को बहुत अजीब लगने लगा था ये सब। हमेशा की तरह राज ने सिगरेट जलाई और अपने ख्यालों को दूर करने की कोशिश की। डेस्क पर रखे उसके स्नैक्स पर राज का ध्यान जाता है और वो सोचता है उसे तो अभी भूख नहीं लगी थी, शायद लगता है उसे चॉकलेट्स पसंद है। तनीषा के शरीर में रहकर उसने एक चीज करने की सोची। उसे चॉकलेट पसंद क्यों है? राज को आज तक कुछ टेस्ट नहीं करने का मौका मिला था,
इसीलिए उसे पता भी नहीं था कि लोगों को खाने से इतना प्यार क्यों है। राज ने सोचा और उसने चॉकलेट निकालकर खाना शुरू किया। राज को अचानक से कुछ एहसास होता है। उसे आज तक कभी कुछ टेस्ट नहीं किया था और तनीषा की बॉडी में रहने की वजह से आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि आखिर चॉकलेट टेस्ट कैसे करती है। उसे जिंदगी में एहसास पहली बार हुआ था। क्या यही स्वाद होता है मीठे का? बिल्कुल तनीषा की तरह मीठा है ये तो। राज ये देखकर खुश हो गया था और उसने बाकी तनीषा के खाने को चखने का सोचा। तभी राज की नजर तनीषा के लैपटॉप पर जाती है जिसमें एक टैब ओपन था। एक इंसान को रिश्ते में क्या करना चाहिए, और ये देखकर राज चौंक गया था। राज को ये देखकर काफी अजीब लगता है। उसे लगा था कि तनीषा ब्रेकअप के रास्ते ढूंढ रही होगी। किसने सोचा था कि वो ऐसे सवालों की जानकारी लेगी। राज को पता था कि तनीषा के इन बदलाव की कोई तो वजह होगी, पर राज के लिए वो जरूरी नहीं था। उसे ये नई तनीषा अच्छी लग रही थी। राज ने तनीषा का नोटबुक देखा जिसमें कुछ चीजें लिखी थी, आइसक्रीम साथ में खाना और न जाने क्या क्या। अगर अभी तनीषा होश में होती तो वो भी हैरान थी। राज तनीषा की मुस्कान देखकर सोचता है कि उसकी मुस्कान इतनी प्यारी क्यों है। तनीषा ने उन चीजों के साथ और भी कुछ लिखा था, साथ में आइसक्रीम खाना, बकवास है, एक स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीना, इसकी जरूरत क्या है? ये सब करते हैं लोग रिलेशनशिप में रहने के लिए, इन सब का मतलब क्या है? मुझे ये सब चीजें समझ ही नहीं आती हैं। राज ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। मैं आपको सिखा सकता हूँ, राज ने सोचा। उसने तनीषा का फोन खोला और खुद को एक टेक्स्ट किया, राज जी, क्या आप इस हफ्ते के आखिर में फ्री हो? मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ डेट पे। तनीषा उठती है और खुद को अपने बेड में पाती है। वो अपनी आंखें मलती है। उसे रात की चीजें अच्छे से याद थी। तनीषा अपने बेड से तुरंत उठती है और सोचती है कि इस बार क्या गड़बड़ की उसने। तनीषा उठकर अपना पूरा रूम देखती है ताकि वो समझ सके कि उसने क्या किया है। आखिर सब कुछ तो वैसे का वैसा ही था, बस उसके खाने के अलावा, जो अब खत्म हो गया था। तनीषा खाली रैपर्स को देखकर चौंक जाती है। उसने सब कुछ खा लिया? वो मोटी हो जाएगी। ये हो क्या रहा है? क्या उसके अंदर कोई भूतात्मा आ गई है? सब कुछ खत्म हो गया है उसके कमरे में। राज और रोहित उसके कमरे में नहीं आ सकते और उसका खाना वो खाएंगे भी नहीं। इसका मतलब एक ही हो सकता है कि तनीषा ने खुद ही खाई होंगी। तनीषा को गुस्सा आता है। अब उसे वजन घटाने की मेहनत करनी होगी। फिर तनीषा को राज की याद आती है। उसने क्या फिर से राज के साथ कुछ किया? तनीषा अपने रूम से बाहर निकलती है और उसे एक आवाज आती है। उसके सामने दरवाजे से कोई बाहर आता है। वो राज होता है। राज जी, गुड मॉर्निंग, तनीषा ने राज से कहा और राज उसे मुस्कुराते हुए कहने लगा, गुड मॉर्निंग तनीषा जी। तनीषा को बहुत अजीब लगता है कि राज उसे कुछ कहा क्यों नहीं। सब कुछ सही था ना? थोड़ी देर बाद तनीषा ने कहा, राज जी, कल कुछ हुआ था क्या? राज ने बहुत आराम से बोला, क्या मतलब है तनीषा जी आपका? तनीषा ने कहा, ओह नहीं, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। मतलब कुछ अजीब हुआ हो शायद, या मैंने कुछ किया हो। राज ने कहा, नहीं, आपने कुछ नहीं किया था। तनीषा ने एक लंबी सांस ली। राज ने तभी कहा, एक चीज के अलावा। तनीषा ये सुनकर हैरान थी। क्या चीज? क्या चीज थी वो? राज ने पूछा, क्या भूल गई? तनीषा को पता था, उसे पता था कि कुछ हुआ है। तनीषा ने कहा, क्या भूल रही हूँ मैं? राज ने तनीषा से कहा, आपने कल एक टेक्स्ट किया था। क्या? तनीषा हैरान हो गई थी। उसने तुरंत अपना फोन देखा और चेक करने लगी। उसने राज को आखिर क्या भेजा है? उसने मैसेज देखा और अपने मैसेज को देखकर वो खुद हैरान थी। राज जी, क्या आप इस हफ्ते के आखिर में फ्री हो? मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ डेट पे। तनीषा ये देखकर चुप हो गई। तनीषा के हाथ कांप गए थे। उसने बहुत बार उस टेक्स्ट को पढ़ा और उसे ये बात हजम करने में काफी वक्त लग गई कि आखिर तनीषा इतने प्यार से कैसे मैसेज कर सकती है। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। तनीषा ने कहा, मैं इस वीकेंड फ्री हो जाऊंगी। तनीषा को अब ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे अब वो खुद की जान ले ले। तनीषा ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, थैंक यू। तनीषा ये सोच रही थी कि ये कैसे हो रहा है। क्या ये सच में वो चाहती है? तनीषा खुद को शांत कैसे भी करके अपने नाना के घर जाती है। अमन और आतिश भी उसी वक्त तनीषा के नाना के घर पहुंचते हैं। तनीषा टैक्सी से उतरती है। आतिश और अमन को बात करते देख वो आतिश के पास जाती है और बोलती है, क्या बात है, तुम लोग जल्दी आ गए? मुझे आपको देखने का हर दिन मौका मिलता है तनीषा जी, तो मेरे लिए किसी अच्छी बात से कम नहीं है। तनीषा से आतिश ने कहा। नाना जी भी तभी बोले, तनीषा, सब यहाँ आ गए हैं बेटा, चलो अंदर चलते हैं। तनीषा और बाकी सब अंदर आते हैं। वहाँ कोई नहीं था, नाना, शेखर के पिता अभय और शेखर के अलावा। आतिश को देखकर शेखर को काफी गुस्सा आता है। उन्हें कभी नहीं लगा था कि तनीषा इतने कम वक्त में किसी ऐसे एक्सपर्ट को ला पाएगी, और तो और उसकी टीम तक ज्वाइन करने को तैयार हो गया वो। उस रात आतिश ने अपने आप को साबित कर दिया था, तो अब चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। अभय सोफे से उठता है और आतिश से कहता है,
आतिश सर, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये मेरा कजिन है, अभय। आतिश ने हाँ में सर हिलाते हुए बोला। हाँ अभय, तनीषा जी ने तुम्हारे बारे में बताया है, तुम बहुत खराब रेसर हो। सबके सब चुप हो जाते हैं। तनीषा भी हैरान थी ये देखकर। आतिश के जुबान में कंट्रोल नहीं था और भले ही अभय की स्किल्स बहुत खराब थी पर उसमें सीखने की इच्छा थी। अभय तनीषा की तरफ देखता है, फिर आतिश की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ सर, मुझे पता है मेरी स्किल्स बहुत बुरी हैं और अगर ये मेरे घर की टीम नहीं होती तो शायद मैं इस टीम का होता भी नहीं। अगर ये मेरे परिवार की टीम नहीं होती, मुझे आपसे सीखना है आतिश सर। आतिश ने हंसते हुए बोला, अभय तब तुम्हें बहुत मेहनत की जरूरत है, तुम फिक्र मत करो। मेरे कंधों पर तुम्हारी टीम के कैप्टन होने की वजह से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हें सिखाने की, जो मैं करूंगा, और अगर तुम मेरी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे तो मुझे हटाना पड़ेगा तुम्हें। अभय ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, आप मुझे खुद सिखाओगे? थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरूं। कैप्टन, शेखर ने बोला, मैं कैप्टन हूँ इस टीम का। अगर तुम टीम ज्वाइन भी करोगे तो मैं ही कैप्टन रहूंगा, वाइस कैप्टन रह सकते हो तुम। वाइस कैप्टन? आतिश ने बोला। फिर तनीषा की तरफ देखते हुए उसने कहा, मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मैं टीम की हर चीज संभालूंगा और सबको ट्रेन भी करूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट भी करूंगा। नाना जी ने तनीषा की तरफ देखा। उन्हें कुछ नहीं पता था इस बारे में। उन्हें ये बात बहुत अजीब लगी थी। भले ही आतिश को कुछ पता नहीं था इस बारे में कि अभी सुना परिवार के क्या हाल चल रहे हैं और वो भी डूबने के कगार पर है और सबके सब अभी उनके पीछे पड़े हैं। आगे उन पर और भी मुसीबतें हैं। उस नकली कंपटीशन का इल्जाम भी है और वो लोग वक्त आने पर कैसे बचेंगे? और तब आतिश क्यों ही इन्वेस्ट करेगा? तनीषा के नाना को काफी अजीब लगती है ये चीजें। किसी भी हाल में फायदा नहीं था यहाँ से ऐसा करके। तनीषा ने बोला, नाना जी मैंने पहले ही बात कर ली है आतिश से इस बारे में। हमारे हालात बहुत खराब है और ऐसे में आप शेयर होल्डर या इन्वेस्ट क्यों करेंगे? तनीषा के नाना ने हैरानी में कहा, नाना जी आप चिंता मत करिए, मैं इस बारे में किसी को ब्लेम नहीं करूंगा और अगर मुझे कोई प्रॉफिट हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है और अगर नहीं तो मुझे इसका कोई पछतावा नहीं होगा। मुझे इस टीम पर इन्वेस्ट इसलिए करना है क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ये टीम बहुत आगे तक जाएगी, इसीलिए मैं ये करना चाहता हूँ। आतिश ने ये कहकर अपनी बात पूरी रखी। तनीषा और बाकी सब ये सुनकर काफी हैरान थे। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। आप भरोसा कर सके, अगर कोई और टीम में वो जाने की कोशिश भी करे तो भी कभी नहीं जा पाएंगे। शेखर के परिवार की टीम थी तो उसका इसमें होना आम बात थी। नाना जी, जब आतिश ने हमारी टीम में रहने का फैसला किया तो उसे मैनेजर और कैप्टन दोनों बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें, तनीषा ने अपने नाना से कहा। तनीषा तुम तो चाहती ही हो कि हम लोग कहीं के ना रहे, शेखर ने कहा। तुम किसी काम की नहीं हो और अब तुम इस रास्ते पर आ गई हो कि ये सब करना है तुम्हें, तनीषा ने शेखर के पिता से गुस्से में कहा। आतिश ने कहा, अगर आप लोग यही कहने वाले हो तो ठीक है, मैं न ही टीम ज्वाइन करता हूँ और न ही इन्वेस्टमेंट करूंगा, अगर मुझसे या तनीषा मैम से आप लोगों को इतनी परेशानी है। नाना जी ने तभी चिल्लाकर कहा, चुप रहो तुम दोनों। तनीषा के नाना को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है। आखिर ऐसे कैसे तनीषा उनकी या फिर उनके टीम को नुकसान पहुंचा सकती है? आज उसकी वजह से इतने अच्छे टीम का कैप्टन मिला है उन्हें, वो भी कोई पैसे नहीं मांग रहा। ये बिल्कुल डूबती नाव को तिनके का सहारा मिलने जैसा था। शेखर के पिता और शेखर को दिक्कत इसलिए थी क्योंकि आतिश के आने से उनकी जगह खतरे में थी। नाना जी को पता था कि उसके बेटे और पोते को सिर्फ अपनी पड़ी है। नाना जी ने कहा, शेखर तुम आज से आतिश की बात मानोगे और तुम्हारा पिता अकाउंट संभालेगा। पिताजी, दादाजी, मैंने कुछ कहा है और मुझे उम्मीद है कि सबको समझ आ गई होगी ये बात, तनीषा के नाना जी ने कहकर बात खत्म की। भले ही शेखर और उसके पिता को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, पर नाना जी के इस हाल को देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कुछ कहने की। शेखर, क्योंकि तुम इस घर के बेटे हो, तुम्हें इस टीम में रहने दे सकता हूँ। मेरी ट्रेनिंग बहुत कड़ी और खतरनाक होगी। अगर तुमने मेरी उम्मीदों पर पानी फेरा तो तुम कोई भी क्यों ना हो, मुझे पता है। मुझे नहीं पता, पर मुझे तुम्हें निकालना पड़ेगा। मैं बस ऐसा ही हूँ, अपनी बात ऐसे ही रखता हूँ, आतिश ने शेखर से कहा। शेखर ने आतिश की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, तुम मुझे सिखाओगे? आतिश ने शेखर के गुस्से का जवाब देते हुए बोला, अगर तुम तनीषा मैम या नाना जी से नहीं जुड़े हुए होते तो मुझे तुम जैसे बेकार इंसान को सिखाने की कोई इच्छा नहीं है। ये सुनकर शेखर के पिता को काफी गुस्सा आता है और वो बोलते हैं, क्या कहा तुमने मेरे बेटे को? बेकार है वो? माफी चाहूंगा, आपका बेटा बेकार नहीं, बस उसे खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड है और उसमें स्किल्स की कमी है, आतिश ने शेखर से कहा। शेखर भैया, आतिश सर हमसे ज्यादा जानते हैं। अगर आज तनीषा दी नहीं होती या नाना जी नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कितने भी पैसे दे देते तो शायद आतिश सर हमें नहीं सिखाते। अभय ने सबके सामने अपनी बात रखने की कोशिश की। आतिश खुश होते हुए कहता है, देखो कितना समझदार है ये, कितना अच्छा बच्चा है ये। दोनों एक ही परिवार से हो, फिर भी इतने अलग कैसे हो? तुम्हारे पिता ने तुम्हें अच्छी सीख दी है।
शेखर के पिता गुस्से से आतिश को देखते हैं। उसके कहने का क्या मतलब है? उन्होंने शेखर को अच्छी शिक्षा नहीं दी। आतिश ने नाना जी से कहा, नाना जी, मैं अपनी बातों के लिए माफी चाहूंगा। मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, पर मैं किसी कनेक्शन की वजह से टीम में नहीं रहने दे सकता किसी को भी। नाना जी ने कहा, तुम सही कर रहे हो और हमें ये करना ही नहीं था। आतिश ने बाकी सबकी तरफ देखकर कहा, नाना जी ने कह दिया है और मैं समझता हूँ कि आप सब भी समझ गए होंगे। आप अपने अपने काम अब संभाल लें और आगे हायर मैनेजमेंट की बात होगी तो आप लोग जा सकते हैं। हायर मैनेजमेंट? किस हिसाब से बात करनी है हमारे बिना? शेखर के पिता ने कहा, जाओ यहाँ से। नाना जी ने कहा। शेखर और उसके पिता ने पहले ही काफी चीजें सुन ली थी, इसीलिए अब वो खुद को समझाकर वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद नाना जी ने आतिश का कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया और उससे साइन करवाया। उसके बाद आतिश ने कहा, तनीषा मैम, सर, क्या हमें अभय और अमन के बीच में एक रेस करवानी चाहिए? नाना जी को अभय के बारे में अच्छे से पता था, पर अमन के बारे में नहीं। उन्हें अमन कुछ खास रेसर नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से आतिश को उन्हें अपनी रेसिंग स्किल्स दिखानी होगी। अभी? अभय ने आतिश से पूछा। हाँ, या अगले साल शुरू करना है तुम्हें? आतिश ने अभय की तरफ देखकर बोला, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अभय ने हामी भरते हुए कहा, मुझे भी। अमन ने कहा। तनीषा ने अमन की तरफ देखा जो कि उसके पास ही खड़ा था। अगर आतिश ने उसका नाम बोला नहीं होता तो शायद वो अमन के बारे में भूल ही जाती। इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता, और अगर ये अच्छा नहीं दिखता तो शायद उस पर ध्यान जाता ही नहीं किसी का। ठीक है, मुझे अमन की भी स्किल्स देखनी है, तनीषा के नाना ने मुस्कुराते हुए कहा। अमन काफी बेचैन हो गया था ये सुनकर। तनीषा ने उसकी पीठ थपथपाई। बिना कुछ कहे सब वहाँ से निकल गए। आतिश ने कहा, तुम लोग अपनी गाड़ी देख सकते हो और चुन लो जो तुम्हें चाहिए। आतिश सर, आप भी हमारे साथ आ रहे हो? अभय ने कहा। मैं क्यों आऊंगा, मुझे यहाँ से रेस देखनी है तुम्हारी, आतिश ने बोला, और उसे नहीं लगा था कि वो उतना अच्छा होगा। अच्छा बर्ताव है उसका। अभय के जाने के बाद आतिश ने कहा। अभय को शेखर जैसे लड़के पसंद नहीं थे, जिनमें कोई टैलेंट ना हो पर फिर भी उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा और घमंड भरा हो। अगर वो खुद की कमजोरी नहीं देख सकते तो कैसे आतिश उन्हें कुछ भी सिखाएगा? तनीषा ने पहले ही बता दिया था कि अभय बहुत ही बुरा है रेसिंग में, पर बर्ताव उसका बहुत ही अच्छा है। उसे खुद की कमजोरियों के बारे में पता है तो वो सुधार कर सकता है। अमन, तुमने भी अभी तक कोई गाड़ी क्यों नहीं चुनी? तनीषा ने अमन को देखा जो कि एक जगह खड़ा हुआ था। तनीषा जी, यहाँ सारी गाड़ियाँ एक जैसी है, मैंने पहले ही देख ली है। जब हम लोग पहले आए थे यहाँ शेखर की गाड़ी के अलावा सबके सब एक जैसी गाड़ियाँ रखते हैं, अमन ने तनीषा से कहा। तनीषा ने हाँ में सर हिलाया। वो अंदर ही अंदर ये देखकर खुश थी कि बात ये है कि अमन चीजों पर काफी ध्यान देता है। 10 मिनट बाद अमन और अभय दोनों तैयार थे। अभय ने शेखर की गाड़ी ली थी और अमन ने एक सामान्य गाड़ी ली थी। नाना जी ने पूछा, क्या तुम दोनों तैयार हो? हाँ नाना जी, अभय ने कहा। हाँ, अमन ने बोला। रुको, तनीषा ने अमन से कहा और उसकी गाड़ी के अंदर बैठ गई। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहीं आपको उल्टी ना हो जाए अगर मैंने ज्यादा तेज चलाई गाड़ी तो, अमन ने कहा। तनीषा चुप हो गई। उसे तेजी से क्या डर लगेगा, फिक्र मत करो, तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मैं धीरे गाड़ी चलाऊं? अमन ने कहा। ऐसा मत करो, तनीषा ने बोला। जो तुम करते हो वो करो, स्पीड कम मत करना, मुझे देखना है क्या होता है, समझे मेरी बात? ठीक है, अमन ने कहा। तनीषा दी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अभय ने जलन के मारे कहा। आपको मेरे साथ रहना चाहिए, मैं आपके परिवार से हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आप मेरी गाड़ी में आओ, हमारी पार्टनरशिप अच्छी है, याद है? आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। तनीषा की आंखें अमन पर अटकी हुई थी। उसे पहले अमन ने कोई भी बदलाव नहीं समझ आया था, पर धीरे धीरे उसे समझ आया। अमन के अंदर सच में काबिलियत थी और उसकी आंखों में वो दिख रहा था। वो काफी कमजोर है, अमन ने हंसते हुए कहा। पहला राउंड खत्म होते ही अमन ने एक शब्द अपने मुंह से कहा। अभय बहुत कोशिश कर रहा था कि वो अमन की बराबरी पर आ सके, पर वो नहीं कर पा रहा था। अमन ने बहुत अच्छे से खुद की स्किल्स दिखाई और अब अमन की गाड़ी तक अभय नहीं देख पा रहा था। तनीषा बहुत ध्यान से अमन को देख रही थी। अमन के अंदर तनीषा को एक और आग दिखती है। बहुत सारी तकनीक को देखने के बाद तनीषा भी समझ गई थी कि उसके रेसिंग की तकनीक बहुत अच्छी है और बहुत हद तक तनीषा को अपने एक रेसर की याद आ रही थी। उसका स्टूडेंट जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था, उसकी अकड़ की वजह से। अमन की तरह वो बिल्कुल भी नहीं था और वो भी येवा के अलावा किसी की बात नहीं सुनता था। अमन अपनी गाड़ी फिनिश लाइन से थोड़ी पीछे रोकता है। तनीषा ने कहा, तुमने बंद क्यों की गाड़ी? अमन ने बहुत आराम से बोला। तनीषा दी, क्या हमें इंतजार करना चाहिए? मैं बहुत ज्यादा तेज था उससे, उसे अच्छा नहीं लगेगा ना? तनीषा चुप रही। गाड़ियों के बीच में अंतर था। तनीषा के हर स्टूडेंट ने आज से पहले सिर्फ एक ही काम किया है, लोगों को हरा कर उन्हें दिखाना, पर अमन ने ये नहीं किया। उसे सच में दूसरों की फीलिंग्स की कद्र है। कोई बात नहीं, उससे आदत है, तनीषा ने अमन से बोला। ठीक है फिर, अमन ने कहा और गाड़ी को फिनिश लाइन के आगे निकाल लिया।
3 मिनट बाद अभय फिनिश लाइन क्रॉस करता है और बोलता है, ये कैसे हो सकता है? तुमने कोई खास टेक्निक भी नहीं दिखाई। काफी आम रेस थी ये, पर तुम काफी तेज थे। क्या ये इसलिए हुआ कि मेरे पास तुमसे अच्छी गाड़ी नहीं है? अभय ये देखकर काफी हैरान था। अभय ने बिल्कुल काफी सही बात कही थी। अमन ने काफी आराम से उसे हराया था, बिना किसी टेक्निक दिखाए। फिर भी अभय ने उसे हरा दिया। शायद अगर अभय ज्यादा ध्यान देता तो आज वो अच्छे से रेस कर पाता, जो कि अमन ने किया, और आज उसे जीत मिलती। कोई बात नहीं, ये आम बात है कि तुम उससे धीरे रहे हो। जिस हिसाब से अमन ने पूरी ट्रैक को हैंडल किया, उसकी बात ही कुछ और थी, और उस चीज में तुलना नहीं कर सकता। तुम जैसे 10 भी अमन को नहीं हरा सकते, आदर्श ने अभय से बोला। मेरे ट्रैक को हैंडल करने का तरीका ठीक नहीं था? अभय ने पूछा। उसे लगा कि उसने सही किया था। आतिश अमन की तरफ मुड़ता है और बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि मैं ये कहूँगा, पर अमन तुम में सच में काबिलियत है। थैंक यू सर। आपकी तुलना करे तो मैं अभी बहुत पीछे हूँ आपसे, बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। अमन ने काफी धीरे से ये बात कही। ये बहुत अच्छी बात है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें और बाकी सबको सिखाऊंगा। अमन तुमने मेरा टेस्ट पास कर लिया है, आतिश ने कहा। तुमने सच में काफी अच्छा किया। मेरे कोई भी रेसर तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। तुम काफी अच्छे से इंटरमीडिएट रेस में जा सकते हो, तनीषा के नाना ने कहा। ये सुनकर अमन को काफी हैरत भी हुई और काफी अच्छा भी लगा। नाना जी, हमने अमन को कम समझा था और मेरी जजमेंट के हिसाब से काफी अच्छा कर सकता है और वो बाकी सारे रेसर्स से अच्छा करेगा। आतिश ने अमन के बारे में बड़ाई करते हुए कहा। भाई, तुमने कैसे किया? मुझे भी तुमसे सीखना है। बहुत सही हो, अभय ने अमन से कहा। शुक्रिया, मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, हम साथ में सीखेंगे, अमन ने अभय से बोला। हमारी टीम भी बहुत छोटी है, अभी ट्रेनिंग से ज्यादा और रेसर लेने होंगे हमें। अमन, क्या तुम और कुछ अच्छे रेसर्स को जानते हो? आतिश ने अमन से पूछा। अमन ने आराम से बोला, मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। भूल जाओ, मैं देख लूंगा, जब वक्त आएगा तब और रेसर्स देखेंगे, आतिश ने कहा। नाना जी आतिश की बात सुनकर काफी खुश हुए। सिन्हा परिवार की टीम एक बहुत ही बड़े बदलाव से गुजर रही थी, क्योंकि अब सबके सब जो भी पहले रह चुके थे उन्हें हटना पड़ेगा। ये बहुत ही बड़ा काम था कि अच्छे नेविगेटर और रेसर्स टीम में हो। आतिश, पैसों के बारे में? नाना जी ने एक बार आतिश की तरफ देखा। उन्हें इस बारे में बात नहीं करनी थी, पर उन्हें भी पता था कि उन्हें ये बात करनी होगी। उन्हें खुद के टीम की सिचुएशन उन्हें भी अच्छे से पता थी। भले ही उनके पहले मेंबर्स अच्छे नहीं थे, और जैसा कि आतिश ने बोला था कि वो किसी काम के नहीं थे, पर वो कम सैलरी में काम कर रहे थे, जिस वजह से उन्हें अभी तक रखा भी गया था। आतिश ने जब नाना जी की बात सुनी तब वो हंसने लगा और कहा, नाना जी, ये बहुत गलत बात नहीं हो जाएगा कि हम अच्छे रेसर्स ढूंढे कम सैलरी में? हमें शायद कोई मिल जाए जो कम सैलरी में अच्छा काम करे। फिर नाना जी ने आतिश से पूछा। नाना जी ये सुनकर काफी हैरान रह गए थे। अगर आतिश सही है तो क्या करना चाहिए? वो आतिश की बात समझ रहे थे कि आखिर उनके टीम में ऐसे रेसर्स आएंगे कैसे। थोड़ी देर बाद आतिश ने बोला, हमें अपने काबिलियत का इस्तेमाल करना होगा। अच्छे रेसर्स तब ज्वाइन कर सकते हैं अगर काबिलियत हो तो। हाँ, हमारी टीम में काबिलियत होगी तो कोई भी आना चाहेगा। अमन ने अपनी बात सबके सामने रखी। आतिश उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। उसे पूरा भरोसा था सिन्हा परिवार की टीम पर, इसीलिए उसने भी ये टीम ज्वाइन किया था। आतिश जानता था कि तनीषा जब तक पास में है, एक दिन ये टीम बहुत अच्छी जगह पर पहुंचेगी। जब तनीषा वहाँ से निकलती है तो उसे समीर से एक मैसेज आता है, तनीषा भाभी, आपने गिफ्ट तैयार किया? वक्त निकलता जा रहा है। तनीषा ये बात सुनकर कहीं खो सी जाती है और थोड़ी देर बाद उसे रिप्लाई करती है, मैं ढूंढ ही रही हूँ अभी। समीर ने फिर रिप्लाई किया, क्या ये काम मैं आप पर छोड़ दूं भाभी? अच्छा होना चाहिए गिफ्ट। तनीषा ये सुनकर काफी गुस्सा करती है, पर जो भी हो उसे समीर की बात रखनी पड़ेगी। वो एक दुकान की तरफ जाती है। एक अधेड़ उम्र का आदमी उस दुकान की सफाई कर रहा था। सर, तनीषा ने उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराया। हाँ मैम, क्या चाहिए आपको? तनीषा ने उस आदमी से पूछा। एक घड़ी चाहिए, तनीषा ने दुकानदार से बोला। कैसी घड़ी? हमारे पास बहुत पुरानी और पुराने जमाने की घड़ियां भी है, बड़ी छोटी सब मिलेंगी आपको, दुकानदार ने तनीषा से कहा। हाँ, मुझे तोहफा चाहिए तो उस हिसाब से एक बहुत बड़ी घड़ी चाहिए होगी, तनीषा ने मुस्कुराते हुए बोला। दुकान का मालिक ये सुनकर चौंक गया था। क्या उसने सही सुना था? उसे एक पुरानी घड़ी चाहिए और वो भी गिफ्ट में? कुछ जगहों पर पुराने रिवाजों के अनुसार घड़ी मरे हुए इंसानों के लिए ली जाती है। क्या वो किसी की याद में ले रही है? ये दुकान का मालिक बहुत पुरानी बातों पर भरोसा रखता था और उसके हिसाब से बहुत कम लोग ही घड़ियां लेते हैं ऐसी वाली। उसने तनीषा को गौर से देखा और फिर बोला, मैम, क्या आप सही कह रही हैं? आपको ये एक घड़ी चाहिए? तनीषा ने हाँ में सर हिलाया और फिर उस आदमी से तनीषा ने पूछा, ठीक है, मैं जान सकता हूँ आपको कैसी घड़ी चाहिए? कम दाम की और काफी खूबसूरत, देखकर इंसान खुश हो जाए, तनीषा ने उस आदमी से कहा। पुरानी घड़ियां बहुत ज्यादा दाम की होती हैं, आप कोई नई देख लो, शायद आपको अच्छी लगे और कम दाम की भी हो, आदमी ने तनीषा से कहा। बिल्कुल, तब मैं नई ही घड़ी लूंगी, बिल्कुल कम दाम की ही देना, तनीषा ने उस आदमी से कहा। फिर उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं आपके घर पर पहुंचा दूं,
बिल्कुल, मैं आपको एड्रेस बता दूंगी, तनीषा ने कहा। उसे इस बात के बारे में पता था कि बाहर के देशों में ये चीजें मानी जाती है और नकली येवा को भी पता ही होगी। तनीषा ने अपना पता दिया और उस आदमी ने बोला, ठीक है, मैं इंतजाम करवा दूंगा। समीर, जो कि घर पर बेसब्री से तनीषा का इंतजार कर रहा था, वो तनीषा के आने पर भागता हुआ उसके पास जाता है। भाभी, आपने पता किया कुछ? समीर ने तनीषा से बोला। हाँ, सब कुछ हो गया है। तनीषा ने खुशी से समीर से बोला। क्या सच में कोई बड़ी चीज ली है आपने? समीर ने दोबारा तनीषा से पूछा। हाँ बिल्कुल, तनीषा अंदर आकर बोलती है। मतलब गिफ्ट देने लायक तो है ना? तनीषा से समीर ने पूछा। बहुत ही सही है, अच्छा लगेगा काफी, तनीषा ने समीर से कहा। क्या वो सबसे अलग होगा? समीर ने दोबारा तनीषा से पूछा। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अलग और सबसे अच्छा, तनीषा ने बहुत आराम से कहा। तनीषा भाभी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस बात को लेकर सीरियस नहीं हो? समीर ने तनीषा की तरफ देखकर बोला। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? तनीषा ने समीर से बोला। नहीं नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप जो भी करोगे सब सही होगा, समीर से तनीषा ने कहा। तनीषा ने समीर से बोला। हाँ भाभी, बिल्कुल, आपने बहुत मेहनत की है इसके लिए, समीर ने तनीषा से बोला। पर भाभी, आगे समीर पूछता है। समीर ने तनीषा से कहा, ये सही लगा। अब तुम्हें पता भी है मुझे कितना चलना पड़ा है इसके लिए। वो गिफ्ट है क्या? मुझे भी दिखाओ। मैं क्या इतना बड़ा गिफ्ट लेकर घूमूंगी? बताओ, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? आएगा तो देख लेना, तनीषा ने समीर से बोला। नहीं, वो आपने इतनी मेहनत की है, समीर ने पूछा तनीषा से। नहीं, घबराओ मत, जो भी है बहुत सही है, तनीषा ने समीर से बोला। बिल्कुल बिल्कुल, कितने पैसे हुए उसके? मुझे कितना भेजना होगा? समीर ने बोला। तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, डिनर के बाद दे देना। तनीषा को पता था कि उसे क्या करना था और उसे ये भी पता था कि आगे सब क्या कहेंगे। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। ओ हाँ भाभी, समीर को अचानक से कुछ याद आता है और वो तनीषा को दोबारा बुलाता है। हाँ, क्या हुआ? तनीषा ने समीर से पूछा। कल येवा देश के सबसे अच्छी टीम से रेस करने वाली है, चलोगे आप देखने? समीर ने तनीषा से पूछा। तनीषा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, फिर कल साथ चलते हैं, समीर ने उसे अलविदा कहा और वो वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद जी का कॉल तनीषा को आता है और वो तनीषा को बताता है कि कल शहर के बाहर सुबह येवा आ रही है, एक रेस ट्रैक पर। तनीषा ने वहाँ भी जाने से हाँ कह दिया। समीर और जी दोनों की बात तनीषा ने मान ली थी, क्योंकि उसे देखना था कि आखिर कौन है जो ये येवा की जगह लेने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बात ये थी कि तनीषा को गुस्सा ये देखकर आ रहा था कि नकली येवा भी सबको ये दिखाना चाहती है कि ये कितनी अच्छी रेसर है। अगर वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती तो वो एक्सेप्ट नहीं करती कभी चैलेंज। तनीषा को बस इंतजार उस डिनर पार्टी का था। आतिश ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसमें तनीषा, अभय और अमन को ऐड किया था। आतिश ने ग्रुप में मैसेज किया था, कल मैं 2 और रेसर को लेकर आऊंगा। अभय और अमन, तुम दोनों साथ में ट्रेनिंग लेना ताकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ रेस करोगे। अमन ने मैसेज किया। ठीक है, अभय ने किया। आपको 2 रेसर और मिल सकता है। भाभी, आप तो बहुत अच्छी दिख रही हो। तनीषा ने उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और दोनों निकल गए। तनीषा और समीर थोड़ी देर बाद रेस ट्रैक पर पहुंचते हैं। तनीषा ने चारों तरफ देखा और उसे एहसास हुआ कि आसपास कोई नहीं है। ये खाली क्यों है? तनीषा समीर की तरफ मुड़ी और कहा, वो क्या है कि समीर ने मुस्कुराते हुए तनीषा को देखा और कहा, भाभी हमें 9:30 में आना था यहाँ। भाभी हमें 9:30 में आना था यहाँ और अभी बस 8 ही बजे हैं, तो अभी कोई आया ही नहीं है। तो अभी यहाँ कोई क्यों ही होगा? तुम मुझे यहाँ इतनी जल्दी क्यों ले आए? तनीषा ने झल्लाते हुए उससे पूछा। भाभी, हम सबसे पहले अगर आएंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, समीर ने तनीषा से कहा। तनीषा ने कुछ नहीं कहा। उसे बहुत मन था कि वो समीर को समझाए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, पर वो कुछ नहीं बोल सकती। अगर वो जल्दी आकर अच्छा दिखाना भी चाहे खुद को, तो उसे देखने के लिए रहेगा ही कौन? तनीषा और समीर एक कार में 1 घंटे तक बैठे रहे और एक के बाद एक गाड़ियां वहाँ आ रही थी। तनीषा जी, आप जल्दी आ गए, ZH1 की टीम से जी के भाई ने तनीषा की तरफ बढ़ते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। उसने नहीं सोचा था कि वो लोग जल्दी आ जाएंगे, वो भी इतनी ज्यादा। कैप्टन कहाँ है आपका? तनीषा ने जी के भाई से पूछा। वो आते ही होंगे, तनीषा ने जी के भाई से कहा। उसने बोलना खत्म किया था कि तभी जी अपनी गाड़ी से निकलता है। हेलो तनीषा जी, जी ने तनीषा से कहा। उसे देखकर लगा कि वो काफी अच्छे मूड में है। आप और आपका भाई ही आए हैं यहाँ सिर्फ? तनीषा ने जी से कहा। हाँ, K1 की टीम के अलावा सारी की सारी टीम को इनविटेशन मिले हैं। पूरे देश की सबसे अच्छी और बेस्ट टीम में K1 की टीम आती है और वो नकली येवा आज उन्हीं के साथ रेस करने वाली है। मुझे कभी नहीं लगा था कि इतनी बड़ी रेसर आज हमारे देश में होगी, या हम उनसे मिल पाएंगे। ये कितना अच्छा है, जी के भाई ने कहा। हाँ, K1 ने बहुत मेहनत की है इस बार। मीडिया तक अलाउड नहीं है यहाँ, वरना ये कहाँ तक फैलता भगवान जाने। K1 को तो हमेशा के लिए बोलने का मौका मिल जाता, समीर ने कहा। समीर को भी रेस करनी थी येवा के साथ, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे। थोड़ी देर में एक सिल्वर कलर की कार आती है रोड की दूसरी तरफ और राजमीत गाड़ी से निकलता है। वो तुरंत तनीषा को देखता है और उससे पूछता है, तनीषा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तनीषा राजमीत की तरफ देखती है और वो थोड़ी सी चौंक जाती है उसे देखकर।
दूसरे ही मिनट उसने कहा, तुम यहाँ हो, मैं क्यों नहीं हो सकती। तनीषा राजमीत उसे गुस्से से कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी वहाँ जल्दी से अनुराग आता है और राजमीत की तरफ बढ़कर उससे कहने लगता है, राजमीत तुम्हें हमेशा ऐसा कुछ करने की जरूरत क्यों होती है? तुम्हें सब बदलना क्यों है? तुम यहाँ के मालिक हो क्या? वो आए या ना आए उसे तुम्हारा क्या? राजमीत अनुराग की बात सुनकर हैरान था। उसके इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो अनुराग की तरफ मुड़कर कहने लगा, मैं समझ सकता हूँ अगर कोई और यहाँ आए तो, पर ये यहाँ क्या कर रही है? उसे ये बात तुम्हें समझाने की जरूरत है। तुम यहाँ के होस्ट नहीं हो और हम यहाँ सिर्फ मेहमान हैं। इस जगह के मालिक बनने की कोशिश मत करो। अनुराग ने गुस्से में राजमीत से कहा। राजमीत वहाँ चुप खड़ा रहा। उसे ये पता था कि यहाँ जो भी आज आने वाला है, रेसिंग इंडस्ट्री में उसका काफी नाम है और देखा जाए तो तनीषा तो येवा से मिलने लायक ही नहीं है। नहीं, उसे तो ये तक नहीं पता होना चाहिए कि येवा है भी यहाँ। उसने चुपचाप सोचा खुद में ही, हर बार ये लड़की हर बार यहाँ कैसे आ जाती है? वो हर बार उस जगह कैसे आ जाती है जहाँ वो होता है? पहले उसने येवा बनने की कोशिश की, अब इस डिनर में भी वो है। तनीषा को राजमीत की बात से या उसके रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुराग ने अपनी बात रखी और राजमीत या किसी को भी उसके बारे में नहीं बताया। अगर आज राजमीत को येवा के बारे में पता होता और इस बारे में पता होता कि नकली येवा कौन है, तो शायद वो सब कुछ सर पर उठा लेता। और जहाँ तक राजमीत को देखा जाए, उसे अभी तक किसी बात की भनक नहीं थी। थोड़ी देर में और भी मेहमान आते हैं। सारे के सारे मेहमान या तो बहुत बड़ी रेसिंग टीम से थे या बहुत ही जाने माने इंसान थे। एयर कमांडर्स और उनकी टीम भी वही थे। तनीषा ने WW के कैप्टन को भी देखा, पर उसने ये सोचा कि वो वहाँ पर नहीं है। वो बहुत ही शर्मिंदा था। भाभी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हम खुद येवा से मिलने वाले हैं। ये कितनी अच्छी बात है, समीर ने खुशी से कहा। तनीषा उसे देखती है और कहती है, हाँ बिल्कुल, एक्साइटेड होने वाली बात ही है। तनीषा की आवाज में झुंझुलाहट थी। भाभी, आज ही डिनर है, गिफ्ट कहाँ है? समीर ने तनीषा से पूछा। फिक्र मत करो, वो तैयार है, डिनर के वक्त उन्हें मिल जाएगा ये। तनीषा ने कहा। वाह, मैं तो इंतजार ही नहीं कर पा रहा हूँ गिफ्ट का भाभी, समीर ने तनीषा से खुशी खुशी कहा। तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इंतजार तो मुझसे भी नहीं हो रहा। तनीषा और समीर बात कर ही रहे थे कि तभी एक टीम धीरे धीरे अंदर आती है। पहले गाड़ी के बारे में सबको पता था, जो कि केवन की गाड़ी थी, जिसकी रेस आज येवा के साथ होने वाली है। केवन की गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी थी, जिसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड थे। ओह वाह, ये शायद येवा की गाड़ी है, समीर ने खुशी से कहा। ये देखकर ही समझ आ रहा था कि वो येवा की गाड़ी होगी, और अगर समीर ये नहीं भी बोलता तो सब समझ जाते। पर जहाँ तक बात रही येवा के बॉडीगार्ड्स की, ये बिल्कुल उसकी बेइज्जती थी। येवा खुद उन बॉडीगार्ड से ज्यादा ताकतवर है और शायद उनसे 2 गुना ज्यादा। वो खुद की रक्षा तो कर सकती है, तो उसे बॉडीगार्ड्स की क्या जरूरत है? ये सारे अरेंजमेंट कुछ ज्यादा ही थे। उन बॉडीगार्ड्स के अलावा केवन की टीम को भी देखकर यही लग रहा था कि वो लोग उसे जानबूझकर बचा रहे हैं। येवा की गाड़ी देखकर राजमीत खड़ा हो जाता है। उसे बहुत अजीब लग रहा था सब कुछ। क्या तुम नर्वस हो? राजमीत ने अनुराग से पूछा। अनुराग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रहा हो, पर वो उस वक्त तनीषा की तरफ देख रहा था। राजमीत के सवाल से वो होश में आता है और तुरंत अनुराग राजमीत से पूछता है, क्या हुआ? हम लोग जल्दी ही बॉस से मिलने वाले हैं, तुम नर्वस नहीं हो? राजमीत ने दोबारा पूछा। अनुराग ने हंसते हुए कहा, मैं क्यों नर्वस होऊंगा, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ। राजमीत ये देखकर थोड़ा हैरान था। अनुराग की हरकतें कुछ अलग थी। जब से उसे बताया गया था कि येवा आने वाली है, तब से उसने कुछ नहीं कहा था। वो बहुत ज्यादा शांत था। येवा के नाम तक से वो काफी खुश हो जाता है, और जब आज वो मिलने वाली है तब उसे ज्यादा खुश होना चाहिए। प्लीज आगे से हटिए, जगह मत रोकिए। केवन के टीम के सदस्य गाड़ी से निकलते हैं और उनकी गेस्ट को बताते हैं। सबके सब तुरंत वहाँ से हट जाते हैं और एक गाड़ी अंदर आती है। केवन बहुत ही बड़ी टीम थी इस देश की। ZH1 या WW जैसी टीम भी उनके सामने कुछ नहीं थी। भले ही वो लोग एक ही बराबर के थे, पर केवन के साथ बहुत बड़ा अंतर था उनमें। 3 टीम थे केवन के अंदर, और उस टीम के 3 कैप्टन और उसमें 3 सदस्य। पूरी टीम में सिर्फ 20 सदस्य आए हुए थे। ये किसने सोचा था कि केवन जैसी टीम यहाँ पर होगी, अपने तीनों कैप्टन के साथ? समीर ने तनीषा के साथ कहा। तनीषा ने समीर से कहा, मैं नहीं जानती इन्हें। समीर बिल्कुल चुप खड़ा था। भाभी, अगर मुझे पता नहीं रहता कि आपकी कितनी अच्छी रेसिंग स्किल्स है, तो मैं कभी नहीं मानता कि आपको रेसिंग में कोई दिलचस्पी भी है। कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। ये बहुत ही बड़ी टीम है, पर अभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, पर सब उन्हें बहुत पसंद करते हैं। भगवान जाने आज येवा के साथ रेस में क्या होगा। तनीषा को इन लोकल टीम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। भाभी, आप उस लड़की को देख रही हो जिसने फीकी रंग की शर्ट पहनी है? वो केवन की टीम का कैप्टन है। और वो पीली रंग के कपड़ों वाला आदमी, वो दूसरे वाली टीम का कैप्टन है। और वो आखिरी में जो खड़ूस सी लड़की है, वो सबसे पहले टीम की कैप्टन है। समीर ने तनीषा को उस टीम की पूरी जानकारी दी। तनीषा ने केवन की पूरी टीम को देखा और बिना ज्यादा ध्यान देते हुए कहा, हाँ मैं समझ गई।
भाभी ये पहली टीम की कैप्टन है, मुझे लगता है कि वो आपसे भी ज्यादा अच्छी है। बहुत कम फीमेल रेसर हमारे देश में है, समीर ने खुशी से कहा। तनीषा ने झल्ला कर कहा, तुम्हें हर एक रेसर को मुझसे कंपेयर करने की क्या जरूरत है? भाभी मैं करूंगा ही कंपेयर, हमारे देश में कितनी अच्छी फीमेल रेसर है बताइए। आप भी एक फीमेल रेसर हो, वो भी अच्छी रेसिंग स्किल्स के साथ। मैं अगर आपसे कंपेयर ना करूँ तो किससे करूँ? समीर ने तनीषा को जवाब देते हुए कहा। येवा से कंपेयर क्यों नहीं करते तुम मेरी फिर? तनीषा ने समीर से पूछा। समीर तनीषा की बात सुनकर चौंक गया था। आप क्या कह रही हैं भाभी? आप होश में तो है? मतलब आसमान और जमीन के बीच में कौन ही तुलना कर सकता है? हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। भले येवा एक लड़की है, पर उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तनीषा समीर की तरफ मुड़ती है और उसे देखती है। मतलब वो K1 की कैप्टन जो है वो येवा की बराबरी ही नहीं कर सकती, पर वो तनीषा से बेहतर है। ये कैसी बात हुई? बॉस, मेरा मतलब है तनीषा मैम। तनीषा को तभी एक आवाज आती है और वो उसकी तरफ मुड़ती है। ये आवाज अनुराग की थी। अनुराग उसकी तरफ आता है कि तभी समीर उसका रास्ता रोकता है। क्या हुआ? समीर ने गुस्से से उसका रास्ता रोका। तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? अनुराग ने समीर से पूछा, जो कि तनीषा की तरफ आ रहा था। तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम बताओ तभी तुम आना इनके पास। समीर ने तनीषा की तरफ आते हुए अनुराग से कहा। तनीषा उसकी भाभी है, तो वो कैसे उसके आसपास किसी को भी फटकने दे सकता है? उसे लगा कि ये कोई तनीषा का फैन है, और जब उसका भाई है नहीं तो वो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि तनीषा को सबसे बचा कर रखे। और अपने भाई की अच्छे लिस्ट में आने का इससे बेहतर जरिया क्या ही हो सकता है? मैं बॉस, मेरा मतलब तनीषा जी का दोस्त हूँ। अनुराग ने तनीषा की तरफ देखते हुए बोला। अनुराग की तरफ देखते हुए तनीषा ने कहा, फिर भी इससे ज्यादा करीब नहीं आ सकते हो तनीषा के तुम। जाओ यहाँ से। तनीषा ने सर पकड़ते हुए अनुराग से कहा। समीर अनुराग की तरफ घूमता है और कहता है, सुन लिया तुमने? तुम्हें जाने के लिए कह रही है तनीषा जी यहाँ से। मैंने तुम्हारी बात की, तनीषा ने समीर से बोला। समीर तनीषा के मुंह से ये बात सुनकर हैरान हो गया था। आप ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरे भैया अभी जिंदा है, तनीषा ने समीर से कहा। तनीषा और अनुराग चुप रह गए थे। तनीषा जी, ये लड़का कौन है? आपका दोस्त है? अनुराग ने तनीषा से पूछा। मैं मालकिन हूँ इसकी, तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा। अनुराग ने तनीषा की तरफ देखा और फिर समीर की तरफ देखा। ये इतना अच्छा दिखने वाला लड़का, देखने से तो नहीं लग रहा कि ये तनीषा जी के लिए काम करेगा। फिर भी अनुराग ने कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या नाम है तुम्हारा नौकर? अनुराग ने कहा। समीर और तनीषा चुप खड़े थे। तनीषा तो सिर्फ मजाक कर रही थी, और क्या अनुराग उसे सच मान लिया है? नौकर, तुम अब जा सकते हो, मुझे कुछ काम है तुम्हारी मालकिन से, अनुराग ने समीर से कहा। क्या पागल हो क्या तुम? तुम्हें मैं किस एंगल से एक नौकर लग रहा हूँ? समीर ने गुस्से से अनुराग से बोला। समीर के जाने के बाद अनुराग वहाँ चुपचाप खड़ा था। बॉस, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, अनुराग ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। येवा के बारे में सब पता था उसे। अब ऐसी छोटी मोटी चीजें भी उसे पता थी, पर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं मजाक कर रही थी, वो बस दोस्त है मेरा, तनीषा ने अनुराग से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, उसे देखकर लगा भी नहीं। बस आप जो कहती हो मैं भरोसा कर लेता हूँ, चाहे वो सच हो या नहीं। बॉस, आपको क्या लगता है? ये नकली येवा को तो कुछ ज्यादा ही यकीन है खुद पर, उसने ये सब इंतजाम कर लिया। अनुराग ने गुस्से में उस गाड़ी को देखा और कहा। बॉस, आपको तो पता ही है कि सबके सब गिफ्ट के साथ आ रहे हैं। हाँ, क्या तुमने गिफ्ट का इंतजाम कर लिया था? तनीषा ने अनुराग से कहा। हाँ, मैं लाया हूँ, मुझे लाना पड़ा, वो राजमीत ने तंग करके रख दिया था। तनीषा के सवाल का जवाब अनुराग ने दे दिया। क्या लाए हो तुम? तनीषा ने अनुराग से पूछा, और हंसते हुए तनीषा से अनुराग ने कहा, आप फिक्र मत करो, डिनर के वक्त पता चल जाएगा। तनीषा को अच्छा लगा कि अनुराग ने शायद कुछ महंगी चीज न ली हो। देखिए ना, ये K1 की टीम भी कितनी खुश हो रही है उनके आने से, अनुराग ने तनीषा से बोला। और इससे पहले कि तनीषा कुछ कह सके, एक गाड़ी आकर रुकती है। सबकी नजरें उस गाड़ी पर अटक जाती हैं और सबकी सांसें थम सी जाती है। पहला बॉडीगार्ड दरवाजा खोलता है गाड़ी का। देविका और अंश उस गाड़ी से निकलते हैं। देविका जी, मैंने बहुत बार टीवी में आपको देखा है, आप बहुत अच्छी लगती हो मुझे, एक कैप्टन ने देविका से कहा। देविका ने मुस्कुराते हुए कहा, कैप्टन, थैंक यू, मैंने हमेशा आपकी कंपटीशन देखी है। कैप्टन, आपकी स्किल्स काफी अच्छी है और आपको सब जानते हैं इंडस्ट्री में, देविका ने कहा। ये बात सुनकर वो कैप्टन भी खुश हो गया और बोला, थैंक यू देविका जी, आप जरूर देविका के मंगेतर होंगे, आप दोनों साथ में कितने अच्छे दिखते हो। देविका जी, आपने भले इतनी मेहनत की हो येवा को हमारे देश में लाने की, पर अंश जी ने भी इतनी ही मेहनत की है, आप दोनों के बिना ये चीज हो ही नहीं पाती। आपने उन्हें बुलाया कैसे? वो कभी इंटरव्यू तक नहीं देती खुद का, WW के कैप्टन ने देविका और अंश से पूछा। अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे हमेशा से रेसिंग में इंटरेस्ट रहा है, येवा मेरी सबसे पसंदीदा रेसर रही है और उनके स्टूडेंट ऋषभ और बाकी भी काफी फेवरेट है, मेरे आइडियल हैं वो। ये मेरे और देविका के लिए भाग्य की बात है कि हम येवा को बुला पाए। वाह, इतनी बकवास और झूठी बातें सिर्फ यही कर सकते हैं, यही लोग ही हो सकते हैं जो येवा को बुला सकते हैं, और कोई नहीं, तनीषा से अनुराग ने गुस्से में कहा।
तनीषा को पता था कि इसमें अंश और देविका ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि अगर किसी को पता चलता कि ये लड़की नकली है तो सब उनकी ही बदनामी करते, उन्हें भी शायद इसमें फंसाया गया है। पर तनीषा को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था। उसे ये सोचकर अच्छा लग रहा था कि बुरे लोगों को उन्हीं की तरह लोग मिले थे। अंश जी, आप सिर्फ एक बहुत अच्छे एक्टर ही नहीं, आप तो इतने बड़े कंपनी के मालिक हैं और आप ईवा के फैन भी हो, और इसीलिए ये जाहिर सी बात है कि आप ईवा को बुलाओगे। अनुराग ये सुनकर झल्ला गया था। तनीषा ने पूछा। अनुराग ने झल्ला कर बोला, बॉस आप इन लोगों की बात को जाने दो, आपको उस फॉरेन के इंसान ने बुलाया था, तब आप नहीं गए, और उससे कोई अंश की तुलना कैसे कर सकता है? कौन से फॉरेन वाले इंसान की बात कर रहे हो? तनीषा ने अनुराग से पूछा। तनीषा को बहुत इंसानों ने बुलाने की कोशिश की थी अपने इवेंट पे, पर रेसिंग के दौरान वो कभी नहीं जा पाती थी। आपको याद नहीं वो फॉरेन का कोई आदमी जिसने राज सिंह को कुछ चैलेंज किया था? वो राज सिंह भी बड़ा अजीब आदमी है, अनुराग ने तनीषा से कहा। तनीषा ने अनुराग की बात पर ध्यान नहीं दिया और तभी एक लड़की गाड़ी से उतरती है। देखो येवा। येवा का नाम सुनकर सब गाड़ी की तरफ घूमते हैं। सिल्वर यूनिफॉर्म में एक लड़की अंदर आती है। उसके कमर तक लंबे बाल थे और काफी सुंदर भी थे, पर दूर से उसे देखकर काफी डर जा रहे थे क्योंकि वो इतनी रूड लग रही थी। राजमीत का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने जैसे अपनी सांसें थाम कर रखी थी। आज आखिर उसके सामने येवा आ गई थी। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में।